एपिसोड 31। तुम मेरे रूम में किस लिए आए हो? अब आगे। प्राची इस वक्त उसी रूम में थी जहां शादी से पहले वह रह रही थी। इस वक्त प्राची खिड़की के पास बैठी रो रही थी। प्राची अपनी आंखों से आंसू पहुंचती है और खुद से कहती है, मैं बहुत ज्यादा कर दिया, मुझे इतना सब नहीं कहना चाहिए था। ऊपर से मैं तनिष्क जी को थप्पड़ भी मारा, बहुत गलत किया मैंने, मुझे उनसे माफी मांगना चाहिए। इतना सोचकर प्राची खिड़की से बैग की तरफ आती है और जैसे ही पानी पीने के लिए गिलास को उठाती है तो गिलास खाली थी। गिलास को खाली देख प्राची जग में देखती है तो जग भी खाली थी। प्राची एक गहरी सांस छोड़कर जग को लेकर अपने रूम से बाहर पानी लेने के लिए निकल जाती है। प्राची लिविंग रूम से होते हुए किचन की ओर जा ही रही थी, तभी उसे मेन डोर से कोई अंदर आते हुए दिखती है तो प्राची की कदम वहीं पर रुक जाती है। सामने से तनिष्क अपने लड़खड़ाते कदमों से अंदर की ओर आ रहा था। वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। तनिष्क को ऐसे देख प्राची जग को साइड टेबल में रखती है और ध्यान से तनिष्क को देखने लगती है। तनिष्क लखड़ाते हुए आ ही रहा था कि वह सोफे के कोने से टकरा जाता है और गिरने ही वाला था, पर तब तक प्राची उसके पास दौड़कर चली जाती है और तनिष्क को पकड़ लेती है, पर वह तनिष्क का भार नहीं संभाल पाती और दोनों ही एक साथ फ्लोर पर गिर जाते हैं। इस वक्त प्राची तनिष्क के नीचे थी और तनिष्क उसके ऊपर गिरा हुआ था। तनिष्क एकटक प्राची के आंखों में देख रहा था और प्राची भी तनिष्क की आंखों में देख रही थी। प्राची को तनिष्क के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। प्राची तनिष्क को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करते हुए, तनिष्क जी हटे, मेरे ऊपर से आपने शराब पिया है। पर प्राची की बात सुनकर तनिष्क प्राची के ऊपर से हटने की जगह तनिष्क के ऊपर अपनी पूरी भार डाल देती है, जिससे प्राची हिल भी नहीं पा रही थी। इस वक्त लिविंग रूम में बस कुछ ब्लू और रेड डीम लाइट जल रही थी, जिसमें लिविंग रूम में एक माध्यम से रोशनी फैली हुई थी जिसमें तनिष्क और प्राची का चेहरा चमक रहा था। तनिष्क प्राची की आंखों में देखते हुए उसके चेहरे की और अपने चेहरे को बढ़ा रहा था। तनिष्क को ऐसा करते देख प्राची अपनी पूरी ताकत लगाकर तनिष्क को अपने ऊपर से धक्का दे देती है, जिससे तनिष्क साइड में गिर जाता है। तनिष्क के अपने ऊपर से हटे ही प्राची जल्दी से उठ खड़ी होती है और तनिष्क को देखने लगती है जो अभी भी वैसे ही लेटा था। प्राची एक गहरी सांस छोड़ के झुककर तनिष्क को सहारा देकर उठ खड़ा करती है और तनिष्क को लेकर रूम की ओर जाने लगती है। वही तनिष्क चलते हुए एकटक प्राची को ही देख रहा था। उसका पूरा भार प्राची के ऊपर था, जिससे प्राची को चलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। किसी तरह प्राची तनिष्क को उसके रूम तक ले आती है और बेड पर गिरा देती है, पर तनिष्क के साथ प्राची भी तनिष्क के ऊपर ही गिर जाती है और तनिष्क के चेहरे को देखती है जो उसे ही देख रहा था। बहुत देर तक प्राची और तनिष्क एक दूसरे को एकटक देख रहे थे। तभी प्राची को ऐसा महसूस होती है जैसे तनिष्क उसके कमर को अपने हाथों से सहला रहा है। तनिष्क के इस एक्शन को फील करते ही प्राची चौंक जाती है और वह तनिष्क के ऊपर से उठने की कोशिश करती है, पर तब तक तनिष्क पलट जाता है और प्राची को अपने नीचे कर लेता है। प्राची तनिष्क के चेस्ट पर अपने हाथों को रख खुद से उसे दूर करते हुए, तनिष्क जी आप ये क्या कर रहे हैं? देखिए आप अभी नशे में हैं, प्लीज मेरे ऊपर से हटिए, मुझे जाने दीजिए। प्राची की बात जैसे तनिष्क के कान तक पहुंच ही नहीं रहा था। वह एकटक प्राची को देखते हुए उसके होठों की और अपने होठों को बढ़ाने लगता है। तनिष्क को ऐसा करते देख प्राची को तनिष्क की बात याद आ जाती है जो तनिष्क ने उसे उस दिन कहा था, जिसे याद करके वह अपनी जी जान लगाकर तनिष्क को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि वह फिर से वही सब नहीं सुनना चाहती। प्राची की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वह रोते हुए तनिष्क को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगती है। प्राची की आंखों में आंसू देख अचानक तनिष्क प्राची के ऊपर से उठकर उसके लेफ्ट साइड में लेट जाता है और एकटक ऊपर सीलिंग को घूरने लगता है। तनिष्क के हटते ही प्राची जल्दी से बेड से उतर जाती है और रूम से बाहर जाने लगती है। तभी वह रुक जाती है और पीछे पलट के तनिष्क को देखती है जो इस वक्त ऊपर सीलिंग को देख रहा था। प्राची को तनिष्क की आंखों में एक खालीपन सा दिखता है, पर वह ये सब इग्नोर कर तनिष्क के पास वापस आती है और तनिष्क के पैरों से उसके जूते और शॉक्स को निकाल तनिष्क को ठीक से बेड पर लेटा देती है और एक नज़र तनिष्क को देखती है जो अभी भी वैसे ही ऊपर सीलिंग को घूर रहा था। प्राची अपनी आंखें नीचे करके अपनी आंखों से आंसू पहुंच रूम से बाहर निकल जाती है और बाहर से डोर को बंद कर देती है। वही शौर्य इस वक्त शहर के सबसे बड़े क्लब में था और उसके चारों ओर लड़कियां मंडरा रही थी। शौर्य भी सभी को तार रहा था, उसके साथ नितिन भी था। शौर्य सभी को तार ही रहा था कि तभी उसका नज़र एक लड़की पर जाता है जो दूर सोफे पर बैठी थी और उसे ही देख रही थी। उस लड़की ने एक रेड नी लेंथ ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें वह काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रही थी और वह लड़की दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। शौर्य अपने चेहरे पर ईविल स्माइल लाकर उस लड़की के पास जाता है और अपने हाथ आगे करके, हेलो हॉटी, वुड यू लाइक टू डांस विथ मी? शौर्य की बात सुनकर उसे लड़की की चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वह अपने हाथ को शौर्य के हाथ में देकर अपनी सरहा में हिलती है तो शौर्य उसे लड़की को लेकर स्टेज पर आ जाता है और म्यूजिक बजाने लगते हैं।
शौर्य उस लड़की के साथ काफी ज्यादा क्लोज होकर डांस कर रहा था, या यूं कहे वह डांस कम और रोमांस ज्यादा कर रहा था, और वह लड़की भी शौर्य को नहीं रोक रही थी। यह सब देख नितिन मुस्कुराता है और अपने आसपास देखता है। तभी उसके पास भी एक लड़की आती है जिसने एक ब्लैक कलर की डीप नेक शार्ट ड्रेस पहनी हुई थी, जो उस लड़की की थाई तक आ रही थी। उस लड़की को देखते ही नितिन उससे दूर हो जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मिस आप गलत जगह पर आ गए, मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नितिन की बात सुनकर वह लड़की मुस्कुराते हुए नितिन के पास आती है और उसके चेहरे पर अपनी उंगली फिराते हुए, इंटरेस्ट नहीं है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम मी। इतना कहकर नितिन वहां से दूसरी ओर चला जाता है। नितिन दूसरे साइड गया ही था, तभी उसका नजर एक शख्स पर पड़ता है जो स्टेज में शौर्य की ओर ही बढ़ रहा था, जिसे देख नितिन का मुंह हैरानी से खुल जाता है, आंखें बड़ी बड़ी होकर फैल जाता है। वही शौर्य जो उस लड़की से चिपक चिपक के डांस कर रहा था। अचानक कोई उसके कान को पकड़ मोड़ देता है। ऐसा होते ही शौर्य उस लड़की को छोड़कर अपने कान को पकड़ गुस्से में पीछे पलटता है, पर पीछे खड़े शख्स को देख उसका सारा गुस्सा गायब हो जाता है और उसके चेहरे पर खुशी और चमक आ जाता है। शौर्य उछल के सामने खड़े शख्स के गले लग जाता है और खुश होकर कहता है, सिद्धार्थ भैया आप इंडिया में कब आए? आपने हमें बताया नहीं। सिद्धार्थ शौर्य को खुद से दूर कर उसे घूरते हुए, ये सब छोड़, ये बता तू यहाँ पर क्या कर रहा है और अभी तू क्या कर रहा था? सिद्धार्थ की बात सुनकर शौर्य अपने गर्दन पर हाथ फेरते हुए साइड में लड़की को देखती है जो अभी भी वहीं पर खड़ी थी। शौर्य अपने आंखों के इशारे से उस लड़की को जाने को कहता है तो वह लड़की चली जाती है। फिर अपने चेहरे पर जबरदस्ती की स्माइल लाकर सिद्धार्थ को देख, आप इतने साल बाद आए और आप ये सब लेकर पर बैठ गए, आप ये बताया आप घर क्यों नहीं आए? सिद्धार्थ शौर्य को कुछ देर एक टक देख, मेरे साथ चल। इतना कहकर सिद्धार्थ क्लब से बाहर निकल जाता है और शौर्य भी सिद्धार्थ के पीछे पीछे जाने लगता है। वहीं उन दोनों को ऐसे देख नितिन जो अभी भी हैरान था, वह जल्दी से चारों ओर देखता है और फिर उन दोनों के पीछे पीछे चला जाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। प्राची सुबह सुबह तैयार हो चुकी थी और वह आज काफी ज्यादा खुश लग रही थी। प्राची शीशे के सामने खड़े होकर अपने बालों की जुड़ा बना रही थी, तभी उसके रूम में मिश्का आती है। प्राची तू अभी तक तैयार नहीं हुई यार, अगर हम देर हो गए ना तो वह बहुत गुस्सा करेगी। अरे मैं तैयार ही हो गई हूँ, बस जुड़ा बना लूँ, तू एक काम करना, कॉल करके उससे पूछ वह कहाँ तक है। प्राची यह सब कहना बंद कर और जल्दी से तैयार हो जा, और अभी सिर्फ रिद्धि ही आ रही है, रिद्धव नहीं, वह अपने कुछ काम के वजह से अटक गया है, वह शायद कुछ महीने बाद आएगा। रिद्धव की नाम सुनकर प्राची के चेहरे पर टेंशन देखने लगती है, जिसे देख मिश्का उसके कंधे पर हाथ रख, प्राची टेंशन मत कर, रिद्धव बहुत समझदार है, वह समझेगा, और अभी तो वह आ नहीं रहा है तो तू इस बारे में मत सोच। प्राची अपना सर हाँ में हिलती है और मुस्कुरा कर बैग लेकर मिश्का के साथ रूम से निकल जाती है। प्राची और मिश्का हॉल में आती है और सबको बाय कहकर जैसे ही जाने को होती है तो रुक्मणी जी प्राची से पूछते हैं, प्राची तुमने तनिष्क को कहा है कि तुम अभी एयरपोर्ट जा रहे हो अपने फ्रेंड को लाने? रुक्मणी जी की बात सुनकर प्राची रुक जाती है और उनको देख अपनी सिरना में हिलती है। प्राची बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट तुम्हें उसे बताना तो चाहिए ना कि तुम कहीं जा रहे हो, जो बात कराओ। रुक्मणी जी की बात सुनकर प्राची अपनी सिरहा में हिलती है और सीढ़ियों से होते हुए तनिष्क के रूम की ओर जाने लगती है। प्राची की दिल जोरों से धड़क रही थी, वह तनिष्क के रूम के बाहर आकर खड़ी हो जाती है और रूम को नॉक करती है तो अंदर से आवाज आता है, कमिंग। प्राची को तनिष्क का आवाज काफी अजीब लगता है, क्योंकि तनिष्क में काफी धीरे से कहा था। प्राची रूम के अंदर जाती है तो देखी है तनिष्क अभी भी बेड पर बैठा अपने दोनों हाथों से अपने माथे को पकड़ के रखा है। तनिष्क को ऐसे देख प्राची उसके पास जाते हुए पूछती है, तनिष्क जी क्या हुआ है, आपके सिर में दर्द है क्या? प्राची की आवाज सुनकर तनिष्क प्राची को देखता, कुछ देर प्राची को देखने के बाद वह प्राची से अपना नजर फेर कर, मुझे जो भी हुआ हो उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, तुम बताओ तुम मेरे रूम में किस लिए आए हो? तनिष्क की बात सुनकर प्राची वहीं पर रुक जाती है और अपनी सिर झुका के कहती है, वह मैं आपसे ये कहने आई थी कि मैं अभी अपने एक फ्रेंड को लाने जा रही हूँ एयरपोर्ट। तुम कहीं भी जाओ, चाहे अपने फ्रेंड को लाने एयरपोर्ट जाओ, चाहे जहानुम में जाओ, मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है, अब निकलो मेरे रूम से। तनिष्क ने फिर से अपने सिर को पकड़ के कहा। तनिष्क की ऐसी बातें सुनकर प्राची को बहुत बुरा लगी, उसकी आंखें नम हो गई, पर वह खुद को कंट्रोल कर कहती है, मुझे आपसे एक और बात कहनी थी। मुझे तुम्हारी और कोई बात नहीं सुना, निकलो यहाँ से। तनिष्क चिल्लाकर कहा। तनिष्क कैसे चिल्लाने से प्राची कांप उठती है, पर फिर भी वह वहीं खड़ी रहती है और कहती है, आपको सुनना होगा। प्राची की बात सुनकर तनिष्क प्राची को घूरता है तो प्राची तनिष्क को देखते हुए, कल शाम को मुझे आपके साथ वैसे बिहेव नहीं करना चाहिए थी, उसके लिए सॉरी। प्राची की बात सुनकर तनिष्क प्राची को घूरने लगता है और वह बेड से उतरने लगता है। तनिष्क को बेड से उतरते देख प्राची 2 कदम पीछे चली जाती है और फिर जल्दी से मुड़ के रूम से बाहर भाग जाती है।
प्राची को ऐसे भागते देख तनिष्क, जो प्राची की ओर अपने कदम बढ़ा रहा था, उसका कदम रुक जाता है और उसके चेहरे पर स्माइल आ जाता है, पर उसकी स्माइल बहुत जल्द गायब भी हो जाता है और वह मुड़ के वॉशरूम की ओर चला जाता है। कॉफी कैफे के अंदर टीना और प्रिया आमने सामने बैठी थी। प्रिया टीना को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था और टीना अपने सिर झुकाए बैठी थी और कभी कभी अपनी आंखों को ऊपर करके प्रिया के गुस्से से लाल चेहरे को देख रही थी। प्रिया को इतने गुस्से में देख टीना आसपास देखने लगती है। तभी उसे एक वेटर दिखता है जिसके ट्रे में एक पानी का गिलास था। टीना उस वेटर को बुलाती है और उससे वह गिलास ले लेती है। टीना को ऐसा करते देख प्रिया अपने चेयर से उठने को ही हुई थी कि उतने में टीना उसके पास आके उसके सिर पर गिलास के सारे ठंडे पानी डाल देती है, जिससे प्रिया काफी हद तक भचार जाती है। टीना के ऐसा करने से वहां पर बैठे सभी हैरानी से उन दोनों को देखने लगते हैं और प्रिया का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुकी थी। वह चिल्लाती है, टीना। प्रिया के चिल्लाने से टीना अपने कान में हाथ रख लेती है और वेटर को बुलाते हुए, भैया और कुछ गिलास पानी ले आओ, ठंडे ठंडे फ्रिज से निकाल कर लाना। टीना, मैं तेरी खून पी जाऊंगी और फिर जेल जाऊंगी। इतना कहकर प्रिया टीना के पीछे उसे पकड़ने के लिए भागती है। प्रिया को इतने गुस्से में देख टीना उसे पूरे कैफे में इधर उधर भागने लगती है और प्रिया भी उसके पीछे भाग रही थी। उन दोनों ने मिलकर उसे कैफे का सत्यानाश कर दिया था। टीना भागते भागते जब थक गई तब वह पीछे पलट के देखी है तो प्रिया भी थक कर इस वक्त एक चेयर पर बैठी थी। टीना उसके पास जाकर उसके सामने वाले चेयर पर बैठ प्रिया को देख प्रिया, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। वह फ्रोम में लेकर आ ही रही थी पर अचानक मेरे सामने राजीव सर आ गए और तुझे पता है ना वह कितने चिपकू हैं। उनके टच, उनके देखने का तरीका, उनकी तो बात करने का तरीका भी मुझे पसंद नहीं है और इसी चक्कर में मैं एक कार के अंदर चली गई थी। मुझे पता भी नहीं है वह कार किसका है और उसी के चलते वह फ्रोम मेरे हाथ से उस कार में गिर गई, पर मैंने जल्दी उस फ्रोम को उठा लिया और बैग में रख लिया। प्रिया गुस्से में उसे घूरते हुए अपने बैग से एक पेपर निकालती है और टीना को दिखाकर, अच्छा तो यह है तेरे वह फ्रोम और इसके साथ यह छोटा सा कार्ड किसका एड्रेस लेकर आया है? उस कार वाले का। टीना अपने दांत दिखाते हुए, प्रिया गुस्सा क्यों कर रही है? देख, अच्छा ही हुआ ना यह एड्रेस हमें मिल गया, तो अब हम इस एड्रेस में जाकर उस शख्स से अपनी फॉर्म ले सकते हैं। एक दिन हो गया है, मुझे लगती है अभी भी वह फॉर्म उस शख्स के पास होगा, और होगा भी तो उससे क्या कहेगी तू उनके कार में गई, पर कैसे? क्या उनको ये बता देगी कि तुझे हर तले की लॉक खोलना आता है? वह तुझे चोर समझेगा और फिर पुलिस में दे देगा। प्रिया ने वैसे ही गुस्से में कहा। प्रिया की बात सुनकर टीना अपने नाखूनों को चबाते हुए कुछ सोचने लगती है। तभी उसके दिमाग में कुछ आती है और वह अपनी चमकती आंखों से प्रिया को देख, प्रिया मेरे पास एक आइडिया है, देख एड्रेस हमारे पास है तो क्यों ना हम आज रात उस शख्स के घर में जाए, और यह बात हम सबको पता है कि कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ या तो किसी के रूम में होता है या फिर स्टडी रूम में, तो हम भी वही ढूंढेंगे, पर सबसे पहले हम उसी कार में ढूंढेंगे, शायद उस कार में हमें मिल जाए। डोंट वरी यार, किसी भी तरह वह फ्रॉम हम ले ही आएंगे, तेरी अगजाम का सवाल है। प्रिया एक गहरी सांस छोड़ के, ये सब खुराफाती आइडिया तेरे दिमाग से ही आती है, और हम नहीं, तू अगर जाएगी तो सिर्फ तू, मैं तेरे साथ नहीं जा रही। प्रिया की बात सुनकर टीना क्यूट सा फेस बनाकर उसे देखने लगती है तो प्रिया फिर एक गहरी सांस छोड़कर, ऐसी मुसीबत क्यों पलता है यार? मैं किसे कह रही हूँ, मैंने ही सबसे बड़ी मुसीबत तुझे ही पल के रखी है। ठीक है, मैं भी चलूंगी तेरे साथ। प्रिया की बात सुनकर टीना खुश हो जाती है और प्रिया को गले लगाकर, तू मेरी बेस्टी है, मुझे पता है तू कभी मेरा साथ नहीं छोड़ सकती। चिपकना बंद कर, मैं अभी भी गुस्सा हूँ तुझसे, प्रिया ने टीना को खुद से दूर करके कहा। वही सिद्धार्थ अपने रूम, स्टडी रूम, हर जगह कुछ ढूंढ रहा था जिससे उसका रूम और स्टडी रूम पूरी तरह से तरबतर था। शौर्य, जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वह अपने पास में खड़ा नितिन को देख, यार भाई को हो क्या गया है? क्या ढूंढ रहे हैं ऐसे पागलों की तरह? नितिन कुछ सोचते हुए, आई थिंक भाई अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो ढूंढ रहे हैं। पर भैया की गर्लफ्रेंड नहीं है, अगर होता तो सोशल मीडिया पर यह आता जरूर, शौर्य ने नितिन को देख कहा। तनिष्क भैया ने शादी कर लिया है, ये बात सोशल मीडिया पर आया, पर किससे शादी किया किसी को पता है? सीक्रेट है ना? अरे हमारे भाई लोगों के लिए क्या मुश्किल काम है किसी भी चीज को छुपाने का। नितिन की बात सुनकर शौर्य की आंखों में चमक आ जाता है और वह नितिन को देखता है तो नितिन की आंखों में भी चमक था। वह दोनों ही अपने चेहरे को सामने करके सिद्धार्थ को देख कुछ कहता, उससे पहले सिद्धार्थ गुस्से में उन दोनों को देखते हुए, अभी के अभी रूम से निकल जाओ और अपने दिमाग से यह फालतू के ख्यालात भी निकाल दो। सिद्धार्थ को इतने गुस्से में देख वह दोनों चुटकी बजाकर वहां से गायब हो जाते हैं और बाहर आकर अपने सीने में हाथ रख नितिन कहता है, यार सिद्धार्थ भाई कब से इतना गुस्सा होने लगे? शायद इन 7 सालों में सिद्धार्थ भाई गुस्सैल हो गए हैं। शौर्य ने उसे देख कहा और फिर दोनों ही वहां से अपने रूम में चले गए। वही रूम के अंदर सिद्धार्थ गुस्से में अपने हाथ में पड़े सारे पेपर्स को फर्श पर फेंक देता है और अपने बालों को पकड़ खींचते हुए कहता है, वह पेपर कहाँ है?
इतना सोचते हुए सिद्धार्थ को कुछ याद आता है और वह जल्दी से अपने फ़ोन निकाल किसी को कॉल करके 2 मिनट के अंदर मेरे रूम में आओ। कौन है रिद्धब? क्या है तनिष्क के दिल में? सिद्धार्थ कौन से पेपर को ऐसे पागलों की तरह ढूंढ रहा है? एपिसोड 32 प्राची हुई किडनैप। अब आगे तनिष्क वॉशरूम से बाहर आता है। उसने इस वक्त एक ब्लैक कलर के बाथरूम पहना हुआ था और एक टॉवल से अपने बालों को पोंछ रहा था। तनिष्क क्लोजेट रूम की ओर जाने लगता है, तभी डोर पर नॉक होता है तो तनिष्क कहता है कमिंग। तनिष्क के कहते ही एक मेड अंदर आती है। उसके हाथ में नींबू पानी की गिलास थी। उसे मेड के हाथ में नींबू पानी का गिलास देख तनिष्क अपनी आंखें छोटी करके व्हाट इज दिस? तनिष्क के पूछने पर वह मेड अपनी सिर नीचे करके वो प्राची मैडम ने कहा कि आपको नींबू पानी दे दूं। तनिष्क कुछ सोचता है और फिर उस मेड को देख तो यहाँ पर खड़ी क्यों हूँ? इसे रखो और जाओ यहाँ से। तनिष्क के ऐसे कहने पर वह मेड जल्दी से नींबू पानी के गिलास को टेबल पर रखकर भागते हुए रूम से निकल जाती है। उस मेड के जाने के बाद तनिष्क उस नींबू पानी को देखने लगता है और खुद से कहता है ये लड़की है क्या? कोई इतनी बड़ी स्टूपिड कैसे हो सकती है? यहाँ पर इसके हस्बैंड इसे चीट कर रहा है और ये गहरी सांस छोड़ ये तो अलग लेवल का बेवकूफ़ है। इतना कहने के बाद तनिष्क के चेहरे पर एक छोटा सा स्माइल आ जाता है और वह टॉवल को साइड में फेंक सोफे पर आकर बैठ जाता है और उस नींबू पानी को लेकर पीने लगता है। प्राची और मिश्का एयरपोर्ट में पहुंचती है और जैसे ही वह दोनों अंदर जाने को होती है तो वह दोनों देखते हैं एक लड़की जिसने डेनिम की जीन्स के साथ ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी, हाई पोनीटेल, आंखों में सनग्लास और हाथ में ट्रॉली लिए वह लड़की एयरपोर्ट के बाहर खड़ी थी और कभी इधर तो कभी उधर देख रही थी। उस लड़की का चेहरा गुस्से से लाल होकर रखी थी। उस लड़की को देख प्राची और मिश्का के चेहरे पर चमक आ जाती है और वह दोनों दौड़ते हुए उस लड़की के पास जाते हैं। वह लड़की जब उन दोनों को देखते हैं तो अपनी आंखें छोटी करके उनको घूरते हुए टाइम मिल गई मेरे लिए। तुम दोनों को पता भी है तुम लोगों की मैं कब से यहाँ पर खड़ी हूँ? 20 मिनट से तुम दोनों ने क्या कहा था कि तुम दोनों आधे घंटे पहले आ जाओगे? यहाँ पर मैं 20 घंटे से वेट कर रही हूँ। 20 और 30 50 मिनट लेट हो तुम दोनों। बेबी कम डाउन। इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। आई एम सॉरी ना, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं टाइम से तैयार हो गई थी, लेट तो इस प्राची ने किया। मिश्का की बात सुनकर प्राची मिश्का को घूरती है और फिर मुंह बनाकर वहां से कर की ओर जाते हुए ठीक है मेरी गलती है ना, तो मैं जा रही हूं, तुम दोनों टैक्सी से आ जाना। प्राची के इस हरकत को देख रिद्धि और मिश्का एक दूसरे को देखते हैं और फिर प्राची के पीछे भाग प्राची को पकड़ उसे दोनों ही बुरी तरह से घूरने लगते हैं। मिश्का, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये प्राची तनिष्क भैया के साथ रह रही कि उनकी तरह होती जा रही है? रिद्धि ने प्राची को घूर कर देखते हुए कहा। मुझे भी इसकी हरकतें कुछ ऐसे ही लग रही है, मिश्का ने भी प्राची को घूर कर कहा। प्राची उन दोनों से खुद को छुरा के उन दोनों को देख, अरे बकवास बंद करो और चलो, मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम लोगों को क्या लगा कि मैं सच में जा रही हूँ? तुम दोनों भी ना, अब चल यार जल्दी, घर पर सब वेट कर रहे हैं। प्राची की बात सुनकर वह दोनों अपना सिर हाँ में हिलाते हैं और फिर तीनों एक साथ कार के पास जाकर कार में बैठ वहां से निकल जाते हैं। देहरादून। श्रेया अपने रूम में तैयार हो रही थी। इस वक्त वह बस अपने पसंद कपड़े में थी। श्रेया एक ब्लैक कलर की जीन्स पहनती है और उसके ऊपर व्हाइट शर्ट को पहनने के लिए जैसे ही शर्ट को लेती है कि तभी रूम का डोर ओपन होता है और हर्षद अंदर आ जाता है। ऐसे अचानक हर्षद के अंदर आने से श्रेया घबरा जाती है और अपने शर्ट से खुद को ढकने की कोशिश करते हुए गुस्से में चिल्लाती है, हर्षद ये कैसी बदतमीजी है? तुम मेरे रूम में ऐसे कैसे आ सकता है? नॉक करके नहीं आ सकता। हर्षद श्रेया को देख लापरवाही से, मैं कब से तेरे रूम में नॉक करके आने लगा? श्रेया अपनी लाल आंखों से हर्षद को घूरते हुए, मैं कपड़े पहन रही हूँ और इस वक्त तू रूम के अंदर आ गया तो आ गया, जब तूने देखा कि मैं कपड़े पहन रही हूँ तो बाहर चले जाना था ना तुझे? हर्षद मुंह बनाकर श्रेया को देख, इसमें बाहर जाने वाली क्या बात है? मैं भी जब कपड़े पहनता हूं तो तू मेरे रूम में आता है, तब मैं क्या तुझे बाहर जाने को कहता हूं? या फिर तू बाहर जाती है क्या? हर्षद की बात सुनकर श्रेया का दिमाग खराब हो रही थी। वह गुस्से में चिल्लाती है, तू एक लड़का है और मैं एक लड़की। हर्षद अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके हैरानी से श्रेया को देख, क्या यह मैंने क्या सुन लिया? तू और लड़की? तू कब से लड़की बन गई? तू तो लड़का ही है, हमारा यार है। श्रेया उसे खजाने वाली आंखों से घूरने लगती है तो हर्षद फिर से कहा, ठीक है, अब मैं तो बस तुझे ये कहने आया था कि जल्दी से तैयार हो जा, क्योंकि हमारे फ्लाइट का टाइम हो गया है, मुंबई हमारा वेट कर रहा है। इतना कहकर हर्षद श्रेया के रूम से बाहर चला जाता है और श्रेया बस गुस्से में पैर पटकते हुए हर्षद को जाते हुए देखती रहती है। अब से मुझे ड्रेस चेंज करते टाइम डोर लॉक करके रखना होगा। इतना सोचकर श्रेया शर्ट को पहन लेती है और फिर अपने फ़ोन को लेकर रूम से बाहर निकल जाती है। श्रेया बाहर आती है तो नीचे अंकित सोफे पर बैठा अपने फ़ोन को चला रहा था और हर्षद किसी से बात कर रहा था और हर्षद के बात करने के तरीके से साफ पता चल रहा था कि वह किसी लड़की से बात कर रहा है।
श्रेया उन दोनों को देख जोर से चिल्लाई, तुम लोगों को बहुत जल्दी है ना मुंबई जाने की, पर यहाँ पर एक अपने फ़ोन में गेम खेल रहा है, एक अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, शौक उतर गई मुंबई जाने का। श्रेया की बात सुनकर हर्षद जल्दी से कॉल कट कर देता है और अंकित भी अपने गेम को ऑफ करके फ़ोन अपने जेब में रख लेता है। उन दोनों को ऐसा करते देख श्रेया बस एक बार उन दोनों को घूरती है और फिर पहले से बाहर निकल जाती है। हर्षद और अंकित भी श्रेया के पीछे पीछे बाहर चला जाता है। सिंघानिया मेंशन, शाम का वक्त। बच्चे कब गेंगे अभी तक नहीं आए, आप एक काम करिए ना किसी को कॉल करिए, शाम होने से पहले उनकी आने का बात किया था, अब तो रात होने को है। रुक्मणी की टेंशन में डोर को देख कहते हैं, मैंने कॉल किया पर उन्होंने कॉल रिसीव ही नहीं किया, पता नहीं कहाँ है। कॉल क्यों रिसीव नहीं कर रहे? आलोक जी ने इतना कहा है था कि तभी मेन डोर से मिश्का और रिद्धि भागते हुए आते हैं। उन दोनों की हालत काफ़ी खराब थी और वह दोनों ही रो रहे थे। उन दोनों को ऐसे देख आलोक जी, क्या हुआ, तुम दोनों की ऐसी हालत कैसे है, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? और प्राची बेटा कहाँ है? रिद्धि गहरी गहरी सांस लेते हुए, प्राची को, प्राची की वह प्राची। रिद्धि बेटा बताओ क्या प्राची कहाँ है बह? रुक्मणी जी घबराकर रिद्धि के पास आते हुए बोले, प्राची किडनैप हो गई, कुछ लोग उसे उठाकर ले गए और मेरे और रिद्धि हम दोनों का फ़ोन एक साथ खो गई है, इस वजह से हम आप लोगों को कॉल करके बात नहीं पाए और बीच में हमारी कर भी खराब हो गई थी जिस वजह से हम लेट हो गए, मिश्का ने रोते हुए कहा। रिद्धि भी अपनी सिर हाँ में हिलाती है। वही आलोक जी और रुक्मणी जी कभी हैरानी से उन दोनों को देखते तो कभी एक दूसरे को। रुक्मणी जी की आंखों में भी आंसू आ गए थे, उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी। प्राची को किडनैप कौन करेगा, क्यों करेगा? रुक्मणी जी ने पूछा, हमें कैसे पता, हम तो कैफे से बस बाहर आए थे, तभी एक ब्लैक कलर की कार आए और प्राची को जबरदस्त उसमें बिठा कर ले गई, रिद्धि ने कहा। आलोक जी जल्दी से अपने फ़ोन से किसी को कॉल करता है और कहता है, प्राची किडनैप हो गई है, तुम अपने सारे फोर्स लगा दो और यह पता करो प्राची को किसने किडनैप किया और वह अभी कहाँ है। प्राची को सही सलामत घर ले आओ। इतना कहकर आलोक जी कॉल कट कर देते हैं और रुक्मणी जी को देख, चिंता मत करना, मैंने अनिरुद्ध से बात की है, वह अपनी सारी पोस्ट लगा देगा, बहुत जल्द प्राची मिल जाएगी। रुक्मणी जी सोफे पर बैठकर अपना सिर पकड़ लेते हैं, आलोक जी भी उनके साथ ही बैठ जाते हैं। वही मिश्का और रिद्धि सर झुकाए खड़ी अभी भी रो रही थी। उनको बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उनकी आंखों के सामने प्राची को किडनैप करके कोई ले गया था और वह दोनों कुछ भी नहीं कर पाए। उन दोनों को ही इस चीज़ के लिए गिल्टी फील हो रही थी। तुम दोनों यहाँ पर खड़े मत रहो, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, डोंट वरी, प्राची को कुछ नहीं होगा, वह सही सलामत घर वापस आएगी। आलोक जी ने उन दोनों को देख कहा तो वह दोनों अपना सिर झुकाए वहां से अपने अपने रूम की ओर चले गए। एक 7 स्टार होटल के ग्राउंड फ्लोर में पीछे की ओर एक बड़े से रूम के अंदर बहुत सारी लड़कियां थीं जिनके हाथों को और पैरों को पीछे से बांधे गए थे, उनके मुंह पर भी टेप लगाए हुए थे। वह लड़कियां आधी बेहोशी के हालात में थी। यहाँ पर बस 29 लड़कियां हैं और हमें 30 लड़कियां चाहिए और एक लड़की कहाँ है? एक आदमी उस रूम में आकर गुस्से में वहां खड़े 4 आदमियों को घूर के देख बोले, लड़की लाने गया है और उन्होंने बताया कि उनको मिल भी गया, कुछ ही देर में वह आ रहे हैं। एक आदमी ने कहा, उनको जल्दी आने को कहो, ज़्यादा वक्त नहीं है। मिस्टर स्टीफन मुझे बार बार कॉल कर रहे हैं, अगर 1 मिनट भी लेट हुआ ना तो वह हमें सजाए मौत दे देगा। तुम लोग ऐसे गलती कर भी कैसे सकते हो? मेरा मन कर रहा है कि मैं खुद तुम लोगों को मार दूं। उस आदमी ने घूरते हुए उनको देख गुस्से में कहा। वह चारों ही अपना सर झुका लेते हैं। तभी उनमें से एक आदमी के फ़ोन की रिंग बजता है तो वह कॉल रिसीव करता है तो उधर से कुछ कहता है जिसे सुन वह आदमी कॉल कट करके सामने देख, वह लोग लड़की को लेकर आ गए हैं, कुछ ही देर में वह पहुंच रहे हैं। टीना और प्रिया एक चाय वाले की दुकान में बैठे समोसे और पकौड़े खा रही थी। यार कब रात होगी, कल मेरी फॉर्म फिलअप करनी होगी, मुझे जल्द से जल्द वह फॉर्म लाना है, किसी भी हाल में, नहीं तो मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगी। प्रिया ने पकौड़े खाते हुए सामने देख कहा। वह दोनों जहां पर बैठे थे वहां से कुछ दूरी पर एक विशाल महल की तरह आलीशान घर था। वह घर काफी बड़े एरिया में बनाया गया था और उस घर के आसपास कोई घर भी नहीं था और यह चाय की दुकान भी उस घर से काफी दूर थी, पर फिर भी सारा जगह खाली होने की वजह से वह दोनों उस घर को देख पा रहे थे। प्रिया जरा सब्र कर और रात होने दे, अभी तो बस 6:30 बजे है, शाम है, अभी रात हो जाए फिर हम जाएंगे और तेरा फॉर्म वापस ले आएंगे, पक्का प्रॉमिस? प्रॉमिस तो ऐसे कर रही है जैसे तू खुद अकेली जाएगी, मुझे भी तो अपनी पूछ बना कर ले जा रही है, लंगूर डायन चुड़ैल। यार हमेशा ऐसे मेरे नाम रखना ठीक बात नहीं होती, अब तू चुपचाप पकौड़े खा, मैं कह रही हूँ ना, सब ठीक होगा, डोंट वरी। वैसे अच्छा ही है हमारे लाइफ में थोड़ी एडवेंचर आ गई। प्रिया टीना को घूरने लगी तो टीना अपनी दांत दिखा के दूसरी तरफ मुंह करके समोसे खाने लगी। वही सिद्धार्थ अपने रूम में बैठा लैपटॉप में एक वीडियो देख रहा था। यह वही सीसीटीवी फुटेज था जब उसका ड्राइवर कार को छोड़कर कहीं गया था और उसी के बीच एक लड़की जिसने अपने साइड क्लिप से कार को खोल के अंदर चली गई थी।
सिद्धार्थ उस लड़की को ध्यान से देखा है पर वह उस लड़की का चेहरा नहीं देख पा रहा था। सिद्धार्थ स्क्रीन को जूम करने लगता है, तभी उसका फोन बजता है। कॉल रिसीव कर। आज मैं बिजी हूँ, इतना कहकर उधर से कुछ सुने बिना सिद्धार्थ कॉल कट कर देता है। सिद्धार्थ फिर से उस वीडियो को जूम करने लगता है, तभी उसके रूम में शौर्य और नितिन आ जाता है। उनको देख सिद्धार्थ लैपटॉप बंद कर उठ खड़ा होता है और उनके पास जाने लगता है। भैया, मैं क्या सोच रहा था कि मॉम ना आपसे बहुत प्यार करते हैं और वह जब जानेंगे कि आप इंडिया वापस आ गए तो वह बहुत खुश हो जाएंगे, तो क्या हम मॉम को बता दे? शौर्य ने दांत दिखाकर कहा। हाँ भैया, और मेरे मॉम भी खुश हो जाएंगे आप इंडिया वापस आए हो, ये जान के सभी इंडिया आ जाएंगे। नितिन भी मुस्कुराकर बोला। सिद्धार्थ उनको घूरते हुए, मैंने तुम दोनों को ये बात इसलिए बताया ताकि तुम दोनों मेरा हेल्प कर सको, इसलिए नहीं कि सबको बताते फिरो मैं वापस आ गया। अगर यह बात किसी को पता चला तो तुम दोनों को पता है मैं क्या करूँगा। इतना कहकर सिद्धार्थ जाने लगता है। भैया, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं ना मॉम आपसे मिलने के लिए, आपको देखने के लिए कितना तड़प रहे हैं। डैड भी आपके इंतजार में है, आप क्यों उनके सामने नहीं जाना चाहते? शौर्य ने थोड़ा उदास होकर कहा। हर चीज का एक सही टाइम होता है, छोटे सही टाइम आए फिर मैं खुद उनके सामने जाऊंगा। इतना कहकर सिद्धार्थ रूम से बाहर चला गया। सही टाइम कब आएगा? 7 सालों में तो सही टाइम आया नहीं, नितिन ने थोड़ा उदास होकर कहा। तो शौर्य भी उदास होकर उस रूम से निकल गया। वही उन सारी लड़कियों में अब 30 लड़कियां कंप्लीट हो चुकी थी और वह सारे आदमी उन लड़कियों को ही देख रहा था। उनमें से जो उनका लीडर है वह सारी लड़कियों को देख और फिर अपने आदमियों को देख बोला, शाबाश, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। जो पंछी यहाँ से भागी थी उससे 1000 गुना अच्छी पंछी ले आए। कहाँ से मिला ये परी तुम लोगों को? सामने एक लड़की जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, उसके मुंह पर भी टेप लगे हुए थे और हाथों और पैरों में भी रस्सी से बंधी हुई थी। वह लड़की छटपटा रही थी। अरे, हम ढूंढ रहे थे तभी हमें एक जगह पर मिल गई तो हम उठा कर ले आए, एक आदमी ने कहा। मुझे इसकी शक्ल कुछ पहचाना लग रही है। डॉक्टर जो, अरे क्या है उसकी? वह अवार्ड मिली थी कुछ दिन पहले, क्या नाम थी उस लड़की की? हाँ, डॉक्टर प्राची उसकी तरह लग रही है, एक आदमी ने ध्यान से उस लड़की को देख कुछ सोचकर कहा। तब तो हमारा ही मौज है, इस बार हम डॉक्टर को तस्करी कर रहे हैं। जो इसको खरीदेगा ना वह तो हर तरफ से हैप्पी होगा, और अगर उसे कुछ हो गया तो डॉक्टर तो ऑलरेडी है उसके पास। उसे आदमी की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और साथ में वह आदमी भी। उन सभी की बातें वह लड़की सुन पा रही थी और यह सब सुनकर वह और भी ज्यादा छटपटाने लगती है। पंछी छटपटा रही है, एक काम कर, इसकी आंखों में से वह पट्टी हटा ले और मुंह पर से टेप भी, मैं भी तो देखूं इस पारी को, उनके लीडर ने कहा। एक आदमी जाकर उस लड़की के मुंह से टेप को हटा देता है और उसके आंखों से भी पट्टी खोल देता है, और ऐसा होते ही वह लड़की जिसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थी वह उस आदमी को देखने लगते हैं और अपने पैर को आगे करके उस आदमी के मेन पार्ट में लात मार देता है। उस लड़की के ऐसा करते ही साइड में खड़ा उनका लीडर उसे लड़की के गाल पर एकता जोर से थप्पड़ जड़ देता है, जिससे वह लड़की साइड में गिर जाती है। फिर चेहरे को ऊपर कर गुस्से में उस लीडर को देखने लगती है। उसके गोरे गाल में उस आदमी के 5 उंगली के निशान चुके थे। इस जंगली बांझ को शांत कर पांख काट दे, इसकी भी बहुत पांख फैला रहे हैं ये, लीडर ने गुस्से में प्राची को देख कहा। प्राची गुस्से में उसे घूर रही थी और फिर वह चारों तरफ देखती है तो उसके चारों ओर बस लड़कियां ही लड़कियां थी और वह सभी की हालत बहुत ही नाजुक थी। वह सभी बेहोशी की हालत में थे। हमें जाने दो, नहीं तो तुम लोगों को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, प्राची ने गुस्से में सबको देख कहा। सभी जोर जोर से हंसने लगे और उनमें से एक आदमी एक इंजेक्शन लेकर लीडर के हाथ में दे दिया तो लीडर ने अपने घुटनों के बल बैठ प्राची को देख, हम तुम्हें जाने देंगे इंडिया से बाहर, जहां पर तुम लोगों की बोली लगेगी और तुम्हें जो पसंद करेगा वही तुम्हें ले जाएगा मोटी कीमत देकर। प्राची गुस्से में छटपटाते हुए पीछे की ओर सरकने लगती है, पर वह आदमी प्राची का पैर पकड़ उसे रोक लेता है और उसके पैर पर अपने पैर को रख अपने जूते से प्राची के पैर को मसलने लगता है, जिससे प्राची की चीज निकल जाती है। वह आदमी अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लाकर झुकता है और प्राची के नेक में वह इंजेक्शन लगा देता है और फिर सभी बारी बारी प्राची को देख वहां से निकल जाते हैं और लास्ट में वह लीडर जाते हुए रुककर प्राची को देख, अगर मैं कर सकता ना तो सबसे पहले तू मेरे बिस्तर में आती, पर हम ऐसा नहीं कर सकते, कोई ना बिस्तर पर ना सही पर तेरे बदले में डबल इनकम कर सकता हूँ, इस वजह से तुझे छोड़ रहा हूँ। इतना कहकर लीडर भी वहां से बाहर चले जाते हैं और बाहर से डोर लॉक कर देते हैं। डोर लॉक होते ही अंदर काफी अंधेरा हो जाता है। बस ऊपर एक येलो लाइट जल रही थी, जिस रूम बस इतना उजाला हो रहा था जिससे सभी एक दूसरे को साफ साफ देख पा रहे थे। प्राची सबको देखती है और खुद से कहती है, हमें यहाँ से निकलना होगा, मुझे इन सबको बचाना होगा। बाहर की सभी लड़कियों के चेहरे पे डर थी, क्योंकि सबको पता थी उनके साथ क्या होने वाली है, और प्राची भी काफी ज्यादा डरी हुई थी, पर फिर भी वह यहाँ से बचने के रास्ते ढूंढ रही थी। क्या हुआ 7 साल पहले? क्या प्राची खुद को और उन लड़कियों को बचा पाएगी? एपिसोड 33।
प्राची हुई बेहोश और भूत प्रेत निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। अब आगे। रात के करीब 10 बजे के आसपास उस 7 स्टार होटल के पीछे की गेट में एक ट्रक आकर खड़ा था और वही सब आदमी उस ट्रक के आसपास थे। उस ट्रक के पीछे उनका लीडर था जो किसी से बात कर रहा था। सब इंतजाम हो गया और इन 30 लड़कियों में एक हुस्न परी है जो आपको अरबों रुपए लाकर देगी और इस वजह से मैं अपना पेमेंट डबल चाहता हूँ। लीडर की बात सुनकर उधर से कुछ कहता है जिसे जिसे सुन लीडर कहता है, आप एक बार बस देखो, उसके बाद आप खुद कहोगे कि वह हीरा है। हीरा हीरा से भी कीमती क्या चेहरा है, क्या फिगर है। लीडर की बात सुनकर उधर से कुछ कहता है जिसे सुन लीडर अपना सिर हाँ में हिलाकर कॉल कट कर देता है और सभी को देख जल्दी कर लड़कियों को ट्रक में भरो और याद रहे जंगल के रास्ते से जाना, वहां पर अक्सर लोग होते नहीं है, याद है ना सब। लीडर की बात सुनकर सभी अपना सिर हाँ में हिलाते हैं तो लीडर वहां से उस रूम में चले जाते हैं जहां पर वह 30 लड़कियां थी, पर उसे इस वक्त वहां पर 29 लड़कियां दिख रहा था। वहां पर प्राची नहीं थी। प्राची को वहां पर न देख उस लीडर के चेहरा गुस्से से भर जाता है और वह चिल्लाकर, कहाँ है वह लड़की। लीडर के ऐसे चिल्लाने से वहां बैठे सभी लड़की कांप जाती है और अपनी नज़र नीचे कर लेती है। वह लड़कियां ऐसे ही अच्छे से देख नहीं पा रही थी क्योंकि वह लोग अभी अभी बेहोशी के हालात में थी, पर फिर उनको थोड़ा होश थी। प्राची को वहां पर न देख के लीडर जिसका दिमाग खराब हो गया था वह अपने कमर से बेल्ट को उतारते हुए, इस बार तो मैंने बाहर से रूम बंद किया था, इसका मतलब वह लड़की यही है, जल्दी से बताओ कहाँ है वह लड़की। अगर नहीं बताए तो अपने हालात का जिम्मेदार तुम लोग खुद होंगे। लीडर की बात सुनकर वह सभी लड़कियां डर जाती है, पर फिर भी कोई कुछ नहीं कहती। किसी को कुछ ना कहते देख लीडर का गुस्सा और बढ़ जाता है और वह अपने बेल्ट से एक लड़की को मारने ही वाला था, तभी उसे पीछे से कोई सिर पर भारी चीज से मारता है जिससे वह आदमी अपने सिर को पकड़ लड़खड़ाते हुए पीछे देखता है तो पीछे प्राची खड़ी थी। प्राची को देखते हुए लीडर अपने हाथ को आगे करता है, पर वह प्राची को छू पाता तब तक वह बेहोश होकर प्राची के पैरों में गिर जाता है। प्राची अपने कदम पीछे कर लेती है और सारी लड़कियों को देखती है, सभी आंखों में आंसू लिए प्राची को ही देख रही थी। प्राची अपने सर को झटकती है क्योंकि उस पे भी बेहोशी छा रही थी क्योंकि उसके बॉडी में इंजेक्ट कर दिया गया था। प्राची जल्दी अपने हाथ में पड़े डंडे को साइड में फेंकती है और उन सभी लड़कियों को उठती है। प्राची ने पहले ही सभी के हाथों से और पैरों से रस्सी को खोल दी थी। प्राची सबके मुंह से टेप को खोलने लगती है और फिर धीरे से कहती है, डोर खुली हुई है और बाहर इसके बाकी सारे आदमी हैं, तुम लोग एक काम करना, मैं इनकी ध्यान भटका के एक तरफ जाऊंगी जिससे वह सब मेरा पीछा करेंगे और तुम लोग दूसरे साइड से यहाँ से निकल जाना। प्राची की बात सुनकर वह सभी अपनी हाथ जोड़ते हैं और एक लड़की कहती है, पर हम कैसे जाएंगे, मेरा सर बहुत भारी लग रही है, मैं खड़ी भी नहीं हो पाऊंगी, कैसे जाऊंगी मैं। तुम लोगों को खड़ा होना होगा, अगर तुम लोग आज नहीं निकले तो वह लोग सबको पकड़ के बाहर भेज देंगे और फिर तुम सबको पता है कि हमारी लाइफ कैसे हो जाएगी, सबकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, जीते जी हम हेल में चले जाएंगे। प्लीज़ खुद को बचाने के लिए इतना तो कर सकते हो, इससे पहले कि कोई और भी आ जाए, हमें यहाँ से निकलना होगा। प्राची जिसके हाथों से खून बह रही थी क्योंकि वह उस रूम में रखे टूटे हुए कान से अपने हाथों की रस्सी को खोली थी, जिस वजह से प्राची के कलाई भी बहुत ज्यादा कट गई थी और वहां से अभी भी खून निकल रही थी जिससे प्राची और से ज्यादा कमजोर पड़ रही थी। प्राची कुछ देर तक सबको समझती है तो सभी अपनी सिर हाँ में हिलाते हैं और उठने की कोशिश करते हैं, पर कोई भी उठ नहीं पा रहे थे। उनका सर बहुत ज्यादा भारी लग रहा था और वह हल्का उठते ही फिर से वहीं पर गिर जाते हैं। इन सब की ऐसी हालत देखकर प्राची जो अब और खुद को बेहोश होने से रोक नहीं पा रही थी, वह फर्श पर गिर जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। प्राची को ऐसे देख सभी धीरे धीरे रेंगते हुए प्राची के पास आती है। वह सभी आधी बेहोशी की हालत में थे, पर अभी तक कोई भी बेहोश नहीं थे, लेकिन प्राची जिसके हाथ से काफी ज्यादा खून बह गया था वह बेहोश हो चुकी थी। वह लोग प्राची को घेर कर बैठे ही थे कि तभी वहां पर 3 लड़के आते हैं जिन्होंने लॉन्ग ब्लैक जैकेट पहना हुआ था और चेहरे पर मास्क भी लगा हुआ था जिस वजह से उनका चेहरा नहीं दिख रहा था। उनके साथ ही एक लड़की भी थी, उसे लड़की ने भी लॉन्ग ब्लैक जैकेट पहनी हुई थी और उसके चेहरे पर भी मास्क थी। वह सभी लड़कियां अपनी आंख खुली आंखों से उनको देखा है। सबसे आगे जो लड़का था वह पीछे खड़े 2 लड़कों को देखता है और कुछ इशारा करता है। उस लड़के के इशारा पाते ही वह लड़की और 2 लड़के उन सभी लड़कियों को धीरे धीरे उस रूम से बाहर ले जाने लगते हैं। वह सभी लड़कियां जाते हुए बस पीछे पलट प्राची को ही देख रही थी, उन सभी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वही जब सभी के जाने के बाद उसे लड़के का नजर फ्लो पर बेहोश प्राची पर पड़ता है तो उसकी आंखों में हैरानी साफ साफ दिखने लगता है और वह जल्दी से प्राची के पास आकर प्राची के सिर को अपनी गोद में लेता है। वह लड़का प्राची से कुछ कहता है, उससे पहले वहां पर एक लड़का आ जाता है और जैसे ही को प्राची के पास जाकर प्राची को अपने गोद में उठाता, पहले वाला लड़का उसे अपनी लाल आंखों से घूर कर देखता है तो वह लड़का असमंजस में पड़ जाता है और कहता है, एक्स आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, आपने ही तो कहा हम इन लड़कियों को यहाँ से ले जाए और मैं इस लड़की को
तुम लोग बाकी लड़कियों को ले जाओ। इतना कहकर एक्स प्राची को अपने गोद में उठा लेता है और उस रूम से बाहर चला जाता है। एक्स को जाते देखा वह लड़का वैसे ही वहां पर खड़ा रहता है। वही उसके पास दूसरा लड़का भी आ जाता है और कहता है, क्या हुआ अंकित, तू ऐसे भूत बनकर क्यों खड़ा है? जल्दी से चल, हमें उन लड़कियों को उनके घर पर भी पहुंचना होगा, उससे पहले उनकी ट्रीटमेंट करना होगा। एक्स के लाइफ में कोई है क्या? एक्स ने पहली बार खुद किसी लड़की को सेव करके ले गए अपने गोद में, क्योंकि यह काम तो हमेशा हम ही करते हैं। अंकित ने हैरानी से हर्षद को देख कहा, कौन सी लड़की? हर्षद ने पूछा। अरे एक लड़की यहाँ पर बेहोश थी ना, तो मैं तो उसे ही लेने आया था। तब मैंने देखा एक्स के गोद में है वह, तो मैं उसे लेने गया तो एक्स ने मुझे गुस्से में देखा, जैसे उस लड़की को हाथ लगाऊंगी तो वह मेरे हाथ ही जला देंगे। अंकित ने हर्षद को देख कहा। हर्षद कुछ सोचते हुए, शायद वह लड़की एक्स के जानी पहचानी है। तू ये सब मत सोच, हमारा काम जो है हमें वह करना चाहिए, फालतू की चीजों पर अपना दिमाग मत चला, चल जल्दी। इतना कहकर हर्षद उसे रूम से बाहर चला जाता है और अंकित भी हर्षद के पीछे पीछे चला जाता है। बाहर आकर वह लोग उस ट्रक के अंदर बैठ जाते हैं। इस वक्त ट्रक की ड्राइविंग सीट में श्रेया बैठी थी और साइड में अंकित, और अंकित के बगल में हर्षद बैठ जाता है। तो श्रेया ट्रक स्टार्ट कर देता है और वहां से निकल जाता है। रात के 11:30 बज रहे थे और अभी भी टीना और प्रिया उस चाय वाले के ठेले में बैठी थी और एक ट्रक उसे विला को देख रही थी। टीना, अभी 11:30 बज रहे हैं, अभी हमें अंदर जाना चाहिए, इतनी रात तक कोई नहीं जागेगा। प्रिया ने टीना को देख कहा। हाँ, पर थोड़ी और इंतजार कर लेते हैं, अगर ऐसा हुआ कि वह लोग जाग रहे हैं तब तो मुसीबत हो जाएगी। टीना ने भी प्रिया को देख कहा। अगर जाग रहे होंगे तब हम किसी न किसी जुगाड़ करके वहां से भाग ही आएंगे। अब चल, हमें हॉस्टल भी जाना है, प्रिया ने कहा। टीना अपनी सिर हाँ में हिलाकर, हाँ सही कह रही है, चल चल कर देखते हैं, वैसे सारा इंतजाम तो मैंने कर दिया है, बस कोई गड़बड़ ना हो जाए। इतना कहकर टीना आगे बढ़ जाती है और टीना के पीछे पीछे प्रिया भी जाने लगती है। वो दोनों चलते हुए उस विला के पीछे की दीवार के सामने पहुंचती है, जहां पर बहुत पहले से उन्होंने बहुत सारे ईंटें इकट्ठे करके रखे थे। टीना और प्रिया एक दूसरे को देखते हैं और फिर धीरे धीरे दोनों एक साथ उन ईंटों में चढ़कर लेकर दीवार के ऊपर तक अपने हाथ को पहुंचा देती है और दूसरी तरफ कूद जाती है। मर गई, मेरी कमर टूट गई रे, ठीक से लैंड नहीं करवा सकते थे भगवान। प्रिया जो कूदते टाइम पीठ के बल गिर गई थी, वह अपने कमर पकड़ ऐसे ही लेटे लेटे बोली। प्रिया के ऐसे चिल्लाने से टीना घबरा जाती है और जल्दी से प्रिया के मुंह पर हाथ रखकर, प्रिया चुप हो जा, चिल्ला क्यों रही है? यहाँ के सारे गार्ड आ जाएंगे और फिर सच में हमें चोर समझकर हमें पुलिस को दे देंगे। टीना की बात सुनकर प्रिया टीना के हाथ को अपने मुंह से हटती है और अपने कमर पकड़ उठने की कोशिश करते हुए, अगर तू मेरी तरह गिरती ना और तेरे कमर पर लगती तब तुझे पता चलता, मेरी कमर शायद टूट ही गई। अब तो मुझे लगता है डॉक्टर बनके लोगों के इलाज करने की जगह खुद डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करना पड़ेगा। टीना प्रिया को सहारा देकर खड़ा करती है और जैसे ही कुछ कहती कि तभी उनको कदमों की आहट सुनाई देती है, जिसे सुनकर टीना और प्रिया एक दूसरे को देखते हैं और फिर भागते हुए साइड में झाड़ियों के पीछे छुप जाती है। उनके छुपते ही वहां पर कुछ 15 हटे कट्टे बॉडीगार्ड आते हैं, जिन्होंने ब्लैक फॉर्मल पहने हुए थे। उन सभी के हाथ में गन था, जिसे देख टीना और प्रिया की हलक सूख रही थी। वह दोनों एक दूसरे को देखते हैं। प्रिया कहती है, टीना, पके जाने पे हम जल नहीं सीधा यमराज के पास जाएंगे। टीना, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना, अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई, शादी तो दूर, मैं तो अपने होने वाले पति से मिली भी नहीं। इतना कहकर टीना सामने देखने लगती है तो प्रिया भी सामने देखती है। बॉडीगार्ड में से एक बॉडीगार्ड सबको देख, शायद कोई कैट होगा, उस दिन भी तो एक कैट आ गया था, सब चलो यहाँ पर कोई नहीं है। इतना कहकर वह सभी वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद तीनों और प्रिया एक गहरी सांस छोड़ते हैं। टीना कहती है, यार क्या उस दिन मैं किसी माफिया के कार में चली गई थी या फिर कोई पॉलिटिक्स? टीना, तू अपनी मुंह तो बंद रख, वैसे ही तूने बहुत बड़ी कांड करके बैठी है। अब जल्दी से चल, अंदर जाकर हमें वो पेपर ढूंढनी है, और पता नहीं इतने बड़े घर में हम स्टडी रूम और उस शख्स का बेडरूम कैसे ढूंढेंगे। टीना अपनी सिर हाँ में हिलाती है और वह दोनों छुपते छुपाते विला के पास पहुंचते हैं तो उनको एक खिड़की खुला हुआ मिलता है। दोनों ही एक साथ उस खिड़की से अंदर कूद जाती है। ये ले ब्लूटूथ, इससे हम दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहेंगे, और अगर तुझे फॉर्म मिल जाए तो तुरंत मुझे बता देना। टीना ने प्रिया को ब्लूटूथ देकर कहा तो प्रिया भी उस ब्लूटूथ को अपने कान में लगाकर अपनी सिर हाँ में हिला देती है। पूरा घर अंधेरा था, बस कुछ डिम लाइट ही जल रहे थे, जिस वजह से हाल में सब कुछ साफ साफ दिख रहा था, और ऊपर कुछ 1-2 रूम में लाइट चल रहे थे। प्रिया और टीना दोनों दो तरफ जाने को मुड़ जाते हैं कि तभी प्रिया को कुछ याद आती है और वह टीना को रोक, टीना, वह पेपर कहाँ है जो उस कार से ली थी, मतलब फॉर्म की अदला बदली की पेपर कहाँ है? टीना पीछे पलट प्रिया को देख कुछ सोचते हुए अपने सिर पर हाथ मार लेती है और रोने जैसा चेहरा बनाकर, वह तो मैं उसे पर पकोड़े रख दिए थे और फिर पकोड़े खाने के बाद उस पेपर को मैंने डस्टबिन में फेंक दिया।
टीना की बात सुनकर प्रिया उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगती है तो तीन अपनी बत्ती सी दिखा देती है और कहती है, ऐसे क्यों घूर रही है, वैसे भी एक पेपर ही तो है और हम बस अपना फॉर्म लेकर यहाँ से चले जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि वह पेपर इतनी जरूरी है, अगर होता तो इतने बड़े आदमी हमें ढूंढ लेता ना, 24 घंटे से ज्यादा हो गया। टीना की बात सुनकर प्रिया कुछ नहीं कहती, बस मुड़ के दूसरी तरफ चली जाती है तो टीना भी दूसरी ओर चली जाती है। वह विला जो अंदर से काफी ज्यादा आलीशान था, जहां हर जगह लग्जरियस चीजें थी, उसे विला में 2 सीढ़ियां थी, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। टीना लेफ्ट साइड की सीढ़ी में चढ़ जाती है और प्रिया राइट साइड की सीढ़ी में चढ़ जाती है। टीना तू लेफ्ट साइड जाओ और मैं राइट साइड जाती हूँ, प्रिया ने धीरे से कहा। ठीक है, थोड़ा जल्दी करना, टीना ने भी कहा। जल्दी कैसे करूंगी, इतने बड़े घर मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है, मतलब अंदर आई हूँ अब तक तो मैं टीवी में भी इतने बड़े घर नहीं देखा, पता नहीं इस घर में हम खो ना जाए। इतने बड़े घर में मेरा प्यारा फॉर्म कहाँ होगा, अगर वह नहीं मिलना तो मैं तुझे भी एग्जाम नहीं देने दूंगी कामिनी, प्रिया ने दबी हुई आवाज में पर गुस्से में कहा। सॉरी यार, डोंट वरी, हम ढूंढ लेंगे, हम कर सकते हैं, महादेव हमारे साथ है, टीना प्रिया को समझा कर कहा। टीना की बात सुनकर प्रिया कुछ नहीं कहती और चारों ओर देखते हुए हर रूम में चेक करने लगती है। टीना चारों रूम को देखते हुए एक रूम के अंदर आ जाती है। वह रूम गोल्डन और व्हाइट थीम से डेकोरेट किया गया था, जो बहुत ही ज्यादा रॉयल लग रहा था और उसमें हर एक चीज ब्रांडेड थी। टीना हैरानी से चारों ओर सब कुछ देखने लगती है। टीना सब कुछ देख ही रही थी, तभी उसके नज़र फर्श पर बिखरे कुछ पेपर्स पर जाती है। टीना उन सब पेपर को उठाकर देखने लगती है, तभी उसके चेहरे पर चमक आ जाती है, क्योंकि उसमें उसे प्रिया की फॉर्म मिल गई थी। टीना से खुशी से चिल्लाकर कहती है, मुझे फॉर्म मिल गई प्रिया। टीना के कहने के बाद भी उधर से कोई आवाज नहीं आती, जिसे टीना फिर से कहती है, प्रिया तेरी आवाज नहीं आ रही क्या, तू मेरी आवाज सुन पा रही है। इतना कहते हुए टीना जैसे ही अपने कान में हाथ लगाती है तो उसे अपनी ब्लूटूथ नहीं मिलती। टीना अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, ब्लूटूथ कहाँ गई, अब मैं प्रिया से कनेक्ट कैसे करूंगी, उसे कैसे बताऊंगी कि फॉर्म मिल गई, अब इस पूरे विला में कहाँ कहाँ ढूंढूंगी मैं उसे, इतने बड़े विला। टीना इतना कह ही रही थी, तभी अचानक डोर अपने आप लॉक हो जाता है और उस रूम के लाइट भी चली जाती है। ऐसा होते ही टीना डरने लगती है, ये डोर अब अपने आप का कैसे बंद हो गई और ये लाइट क्यों चली गई। इतना कहते ही कुछ सोच टीना की आंखें बड़ी हो जाती है और वह अपने हाथ जोड़ आंखें कसके बंद कर राम नाम जपने लगती है, क्योंकि ऐसे अचानक अपने आप डोर बंद हो जाने से और लाइट्स के चले जाने से लगा यहाँ पर भूत है। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। भूत प्रेत निकट नहीं आवे महावीर, जब नाम सुना जस्ट शट अप। इस आवाज को सुनते ही टीना और ज्यादा डर जाती है, क्योंकि यह आवाज काफी ज्यादा डरावना था पर उसके साथ ही काफी अट्रैक्टिव भी था, जिस वजह से टीना को उस शख्स का चेहरा देखना था। टीना डरते हुए पीछे पलटती है और सामने देखती है कोई उससे 2 कदम दूरी पर खड़ा था, पर टीना उसका चेहरा नहीं देख पा रही क्योंकि अभी रूम में अंधेरा था। टीना के पीछे पलटती ही वह शख्स टीना की ओर बहने लगता है, जिसे देख डर के मारे टीना पीछे की ओर हटाने लगती है और बस राम नाम जपने लगती है। कहाँ ले गया एक्स प्राची को, कौन है यह एक्स। एपिसोड 34, सिद्धार्थ का गुस्सा और तनिष्क हॉस्पिटल में। अब आगे प्रिया हर रूम में जाकर हर जगह अपने फॉर्म ढूंढ रही थी। वह काफी ज्यादा टेंशन में थी, क्योंकि अगर कल उसने वह फॉर्म जमा नहीं किया तो वह एग्जाम नहीं दे पाएगी और उसकी 1 साल वेस्ट हो जाएगी। फॉर्म को ढूंढते हुए प्रिया एक रूम में पहुंचती है। वह रूम काफी आलीशान था और ब्लू थीम में डेकोरेट किया गया था। प्रिया उस रूम की थीम में ज्यादा ध्यान नहीं देती और चारों ओर फॉर्म को ढूंढने लगती है। प्रिया फॉर्म ढूंढ ही रही थी, तभी कोई उसे कमर से पकड़ लेता है, जिससे प्रिया घबरा जाती है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर तब तक वह शख्स उसे पलटाकर वॉल से चिपका देता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है। प्रिया जब उस शख्स को देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है और वह अपने थूक निकलते हुए हकलाकर बोली, तुम यहाँ, ये घर तुम्हारा है। इतना कहकर प्रिया अपने मन में टीना को कोसते हुए बोली, टीना की बच्ची, एक बार यहाँ से निकलने दे, फिर मैं तुझे बताती हूँ। एक तो मुझे फॉर्म मिली नहीं, ऊपर से इससे मैं टकरा गई और किसी की कार नहीं मिली थी, तुझे इसके कार में ही जाना था। प्रिया अपने मन में टीना को कोसते हुए अजीब अजीब सी एक्सप्रेशन दे रही थी, जिसे देख वह शख्स जिसने टीना के शोल्डर को कस के पड़ा था, वह अपने पकड़ और मजबूत करते हुए, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम कोई पार्ट टाइम चोर नहीं हो और मेरे भैया के विला में चोरी करने आए हो। माइंड योर लैंग्वेज, चोर किसको कह रहे हो, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मैं क्या ही चोरी करूंगी यहाँ से। प्रिया गुस्से में उस शख्स को खुद से घूर के कहा, तुम्हारी क्या भरोसा, वैसे भी जो लड़की एक अनजान लड़के को सड़क पर देखते ही उसे अपनी बॉयफ्रेंड कह सकती है, किस कर सकती है और फिर उल्टा उसे पर ही सारा इल्जाम लगाकर थप्पड़ मार के वहां से भाग सकती है, वह लड़की चोरी भी कर सकती है।
प्रिया अपनी उंगली दिखाकर, ओ मिस्टर, उस दिन मैंने वह किया था क्योंकि मेरे पीछे वह गुंडे पड़े थे इसलिए, और यह बात तुम्हें अच्छे से पता है, पर तुमने क्या किया, मेरी मजबूरी का फायदा उठा लिया। शौर्य व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए, क्या फायदा, और मैं पहले तो तुम्हें फायदा उठाना किसे कहते हैं ये ही नहीं पाता, और तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। शौर्य सिंघानिया, करोड़ों के तैनात में लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती है और मैं तुम्हारी फायदा उठाऊंगा। शायद वह सभी लड़कियां पागल है, असाइलम से भागकर तुम्हारे पीछे भाग रही है। कहते हैं ना, एक पागल ही दूसरे पागल को पहचान पाते हैं, तो वह सारे लड़कियां भी पागल है, तुम भी पागल हो, इसीलिए वह लोग तुम्हारे पीछे पीछे घूमते हैं। इतना कहकर प्रिया शौर्य से खुद को छुड़ा के डोर की ओर जाने लगी। शौर्य प्रिया की हाथ पकड़ उसे अपने पास खींचता है, जिस वजह से प्रिया शौर्य के सीने से जा टकराती है। फिर शौर्य प्रिया के कमर पर अपने हाथों को लपेट प्रिया के चेहरे को देखते हुए मुस्कुराकर कहता है, इसका मतलब तुम खुद को पागल कह रहे हो, है ना? वैसे तुम्हारी हरकतें भी वैसे ही है। प्रिया शौर्य से खुद को छुड़ाते हुए, क्या बकवास कर रहे हो, मैंने कब कहा कि मैं पागल हूँ? मैंने तुम्हें पागल कहा, और जो लड़कियां तुम्हारे आगे पीछे घूमती है उनको पागल कहा, और ना तो मैं तुम हूँ और ना तुम्हारे पीछे घूमती हूँ। शौर्य अपने हाथों को प्रिया की कमर पर और ज्यादा लपेटे उसे खुद के एकदम नजदीक कर, तुमने एक और बात भी कहा, वही है कि एक पागल ही दूसरे पागल को पहचानते हैं, और तुमने मुझे पहचान लिया कि मैं पागल हूँ, इसका मतलब तुम खुद भी पागल हो, और जो लड़कियां मेरे पीछे घूमती है तुम भी उनमें से ही हो, इसीलिए तुम मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई। शौर्य की बात सुनकर प्रिया को गुस्सा भी आ रही थी और हंसी भी। वह गुस्से में हंसते हुए बोली, तुम बहुत ज्यादा गलतफहमी में रहते हो, इमेजिनेशन करना बंद करो। इमेजिनेशन करना अच्छा है, पर इतना भी नहीं, अब छोड़ो मुझे। प्रिया की बात सुनकर शौर्य कुछ जवाब देता तभी उसका फोन बजता है, तो शौर्य कॉल रिसीव करता है और उधर की बात सुनकर वह झट से प्रिया को छोड़ देता है। किस हॉस्पिटल में है? शौर्य ने घबराकर पूछा। शौर्य के पूछने पर उधर से कुछ कहता है, जिसे सुन शौर्य जल्दी से उसे रूम से बाहर चला जाता है। उसे तो प्रिया का भी ध्यान नहीं रहता। टीना डरते हुए अपने कदम पीछे ले रही थी। उसने अब तक उस फॉर्म को अपनी बैग में रख लिया था। अभी भी उस रूम में लाइट नहीं आई थी, जिस वजह से टीना उस शख्स की चेहरा नहीं देख पा रही थी। देखो, मुझे पता है तुम कोई भूत नहीं हो, तुम इंसान हो। भूत ऐसे चलते हुए नहीं आते, तो मुझे डराना बंद करो और मुझे जाने दो, टीना ने वैसे ही पीछे जाते हुए कहा। टीना की बात सुनकर वह शख्स टीना के बिल्कुल पास आ जाता है, जिससे डरकर टीना 2 कदम पीछे हटती है। तभी वह पीछे बेड पर गिर जाती है। टीना के गिरते ही उसे रूम में लाइट आ जाती है और चारों तरफ रोशनी फैल जाती है, और जब टीना अपने सामने खड़े शख्स को देखती है तो वह और ज्यादा डर जाती है। उसके सामने वह लड़का खड़ा था जिसके साथ उस दिन सुबह वह टकराई थी, और इस वक्त वह लड़का गुस्से में काफी ज्यादा भयानक लग रहा था। ये और कोई नहीं, सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ ने सीसीटीवी फुटेज पूरा देख लिया था और उसने टीना को भी पहचान लिया था, पर उसने यह नहीं सोचा था कि टीना उसके घर तक आ जाएगी। पर जब उसने अपने विला में लगे सीसीटीवी पर टीना को हर रूम में जाकर कुछ ढूंढते हुए देखा, तो वह जल्दी से अपने रूम में आ गया, क्योंकि उसने टीना को अपने रूम में आते हुए देख लिया था। सिद्धार्थ गुस्से में टीना को घूरते हुए टीना के पास जाने लगता है, तो टीना जल्दी से बेड से उतरने की कोशिश करती है, पर तब तक सिद्धार्थ उसके पास चला आता है और टीना के ऊपर आकर टीना को फिर से बेड पर गिरा देता है, और उसके दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों में पकड़ बेड पर दबाते हुए गुस्से में पूछता है, वह पेपर कहाँ है? किसके कहने पर तुम वो पेपर ले गए हो? और अभी किसने तुम्हें यहाँ भेजा? झूठ बोलने की कोशिश मत करना, सब सच सच बताओ, तुम्हारी एक झूठ तुम पर बहुत भारी पड़ सकती है। टीना, जिसे अपने हाथ में दर्द हो रही थी क्योंकि सिद्धार्थ ने उसे काफी मजबूती से टीना के कलाई पकड़ा था। टीना अपने हाथ को छुड़ाते हुए, मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैं तो बस अपने फ्रेंड की फॉर्म लेने आई हूँ, क्योंकि आपके पेपर से मेरे फ्रेंड की फॉर्म अदल बदल हो गई थी, बस इसलिए मुझे जाने दीजिए। कल हमारे फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट है, और वह भी सुबह के 5 बजे, और अभी तो 1 बजे बज रहे हैं, हमें घर जाते जाते 2:30 बजे बज जाएंगे, और फिर सुबह उठना भी है तैयार होकर कॉलेज। अपनी बकवास बंद करो और मैंने जो पूछा वह कहो। मैंने कहा ना, मैंने, मुझे झूठ मत कहना, और तुम झूठ पर झूठ कह जा रहे हो। सिद्धार्थ ने अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए कहा, आपसे झूठ कहकर मेरा क्या फायदा? मैं सच कह रही हूँ, और छोड़िए मुझे दर्द हो रही है, टीना ने कसमसाते हुए कहा। टीना की बात सुनकर सिद्धार्थ का पकड़ अब और मजबूत होता जा रहा था। ठीक है, मान लिया तुमने जो कहा वह सच है, तो अब ये बताओ वह पेपर कहाँ है? जिसके साथ तुम्हारे फ्रेंड का फॉर्म अदर बदला हुआ है, वो पेपर मुझे दो। पहले आप मेरे हाथ को छोड़िए, ऐसा लग रही है जैसे आप मेरे हाथ ही तोड़ देंगे। अगर आप मेरे हाथ तोड़ देंगे तो मैं लिखूंगी कैसे? एग्जाम कैसे दूंगी? छोड़िए मेरी हाथ, अब टीना ने रोते हुए कहा, क्योंकि उसके हाथ में सच में काफी ज्यादा दर्द हो रही थी। उसे ऐसा लग रही थी जैसे अभी उसके कलाई की हड्डी टूट जाएगी। टीना की बात सुनकर सिद्धार्थ का पकड़ टीना पर थोड़ा ढीला पड़ता है और वह फिर से कहता है, अब मुझे वह पेपर दो।
टीना को याद आती है कि कैसे उसने उस पेपर पे पकौड़े खाकर उस पेपर को डस्टबिन में फेंक दिया। टीना अपने दांत दिखाकर बोली, आप मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं अभी जाती हूँ और आपके पेपर ले आती हूँ। वह क्या है, ना आपके पेपर पर ना मैंने पकौड़े खाकर उसको डस्टबिन में फेंक दिया, मुझे पता नहीं थी ना वह पेपर अपने लिए इम्पोर्टेंट है। टीना की बात पर सिद्धार्थ का चेहरा जो अभी कुछ शांत हुआ था वह फिर से भयानक होने लगता है और उसका पकड़ टीना पर पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। वह अपना पूरा भार टीना के ऊपर डाल देता है जिससे टीना हिल भी नहीं पा रही थी। झूठ बोलना बंद करो और मुझे ये बताओ किसने तुम्हें भेजा। अगर तुम ये कह देते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना तुम बहुत पछताओगे। टीना रोते हुए बोली, मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैंने जो कहा है आपसे वह सब सच सच कहा है, मेरा यकीन कीजिए, मैं आपसे क्यों झूठ कहूंगी। इससे क्या फायदा मेरा, तुम्हारी फायदा है। तुम जिनके लिए एक काम कर रहे हो वह तुम्हें पैसे देंगे है ना, मैं तुम्हें इससे भी दुगनी रकम दूंगा, तुम जो मांगोगी वह दूंगा, बट वह पेपर मुझे चाहिए किसी भी हाल में। सिद्धार्थ ने टीना के चेहरे के बिल्कुल पास अपने चेहरे को ले जाकर कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मैं आपको वह पेपर लाकर देती हूँ। अगर ज्यादा देर हो गई तो शायद वह पेपर नहीं मिलेगी, प्लीज। टीना ने खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रोते हुए कहा, मैं तुम पर यकीन कैसे करूँ। ये ड्रामा बंद करो और साफ साफ कहो तुम किसके कहने पर यहाँ पर आए हो, किसने भेजा तुम्हें। सिद्धार्थ ने दांत पीसकर कहा। सिद्धार्थ का गुस्सा समय के साथ साथ बढ़ता ही जा रहा था, उसका पकड़ भी टीना पर कसता जा रहा था। टीना अपनी आंखें बंद करती है और फिर चिल्लाती है, ओम नमः शिवाय। इतना कहकर टीना अपने घुटने को ऊपर कर सिद्धार्थ के मेन पार्ट में अपने घुटने को मारती है, जिस वजह से सिद्धार्थ अपने मेन पार्ट को पकड़ टीना के ऊपर से हटके साइड में गिर जाता है। टीना जल्दी से बेड से उतर एक बार सिद्धार्थ को देखती है जिसके चेहरे पर दर्द साफ साफ दिख रहा था और इस वक्त उसने अपनी आंखें बंद करके रखा था। टीना अपने आंसू पोंछते हुए, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी पर आपने मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा, अब आप जल्दी से डॉक्टर को दिखाए, नहीं तो आपके वाइफ को बहुत प्रॉब्लम होगी, साथ में आपको भी, और आपने मुझे इतना हक किया, अब तो मैं आपको वह पेपर भी नहीं दूंगी। इतना कहकर टीना भागते हुए उस रूम से निकल जाती है। टीना बाहर आकर अंधाधुंध भाग रही थी, वह जल्दी से सीढ़ियों से उतर डोर की तरफ भाग ही रही थी, तभी वह किसी से टकरा जाती है और जब सामने देखती है तो वह प्रिया थी। टीना को ऐसे देख प्रिया कुछ पूछता उससे पहले टीना उसके हाथ को पकड़ कहती है, जल्दी से चल यहाँ से और फ्रॉम मुझे मिल गई, अब भाग। इतना कहकर वह दोनों एक साथ विला से बाहर निकल जाते हैं, पर उनको गार्ड देख लेते हैं और पकड़ने के लिए उनके पीछे भागते हैं, लेकिन पर टीना और प्रिया उनको ही भगा भगा कर थका देते हैं और फिर गेट से बाहर निकल जाती है। ये सब कुछ ऊपर बालकनी में खड़ा सिद्धार्थ देख रहा था, उसका चेहरा गुस्से से लाल था। इसका कीमत तुम्हें बहुत भारी चुकाना पड़ेगा, जस्ट वेट एंड वॉच। इतना कहकर सिद्धार्थ गुस्से में मुड़कर अपने रूम में आ जाता है। सुबह का वक्त, सुबह के 7 बजे, मनोरमा हॉस्पिटल वीआईपी वार्ड के अंदर प्राची बेहोश पड़ी थी, उसके हाथों में ड्रिप लगे हुए थे और बैंडेज भी थी। प्राची का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। प्राची के चारों ओर रुक्मणी जी, आलोक जी, रिद्धि, मिश्का, शौर्य, नितिन खड़ा था। वह सभी प्राची को ही देख रहे थे क्योंकि कल से प्राची को होश नहीं आई थी, वह कल से बेहोश है। सभी वहां पर खड़े प्राची को देखती रहे थे, तभी बोर्ड में डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर को देख शौर्य जल्दी से डॉक्टर के पास जाकर, डॉक्टर प्राची को अभी तक होश क्यों नहीं आई, उसे कब तक हो आएगी। देखिए शौर्य जी, डॉक्टर प्राची को जो ड्रग्स दिया गया था यह एक ऐसे ड्रग्स है जो किसी इंसान को कोमा में भी भेज सकता है, अगर यह ज्यादा हुआ तो। और डॉक्टर प्राची को ये ड्रग्स की ओवरडोज दिया गया है, ऊपर से उनके काफी खून भी बह गए, इसी वजह से उनको अभी तक होश नहीं आया, और अगर 24 घंटे के अंदर उनको होश नहीं आया तो आई एम सॉरी, हम इनको कोमा में जाने से नहीं रोक सकते। डॉक्टर की बात सुनकर मिश्का गुस्से में डॉक्टर का कॉलर पकड़, आप ये क्या कह रहे हैं, आप एक डॉक्टर है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं आप। मिश्का और कुछ कहती है, उससे पहले डॉक्टर मिश्का के कॉलर को अपने हाथ से हटाकर, मिस सिंघानिया कंट्रोल, यह आपका घर नहीं है, ये हॉस्पिटल है, तो बिहेव योरसेल्फ, और हम डॉक्टर हैं, कोई भगवान नहीं। इतना कहकर डॉक्टर प्राची के पास जाता है और प्राची को चेक करके वार्ड से निकल जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद आलोक जी सोफे पर धड़ाम से बैठ जाते हैं और अपने सिर पर हाथ रख, अगर प्राची बिटिया को कुछ हो गया तो हम महेश को क्या जवाब देंगे, क्या कहेंगे उसे कि उसके बेटी को हम संभाल नहीं पाए। रुक्मणी जी आलोक जी के पास बैठकर उनके कंधे पर हाथ रख, आप ऐसा मत कीजिए, हमारी प्राची बहुत स्ट्रांग है, उसे होश आ जाएगी, उसे कुछ नहीं होगा। सभी वहां पर बैठे थे, सभी के चेहरे पर उदासी और आंखों में आंसू थी। आंटी, हमें प्राची के घर में यह न्यूज़ देना चाहिए। अंकल, आंटी, टीना, सभी को हक प्राची को देखने का, मुझे पता है वह सब टूट जाएंगे पर हमें बताना तो होगा ना, रिद्धि ने सबको देख कहा।
रिद्धि की बात सुनकर आलोक जी और रुक्मणी जी अपनी बिरहा में हिलते हैं और फिर जल्दी से वह दोनों वार्ड से बाहर निकल जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद शौर्य और नितिन भी बाहर निकल जाता है। मिश्का और रिद्धि एक एक नज़र प्राची को देख वह दोनों भी बाहर निकल जाते हैं। बाहर पुलिस खड़े थे। उन सब के बाहर आते ही इंस्पेक्टर अनिरुद्ध पूछता है, अब प्राची बेटा कैसी है? अनिरुद्ध जी की बात सुनकर रुक्मणी जी और आलोक जी उनको प्राची की हालत के बारे में कहते हैं तो अनिरुद्ध जी कहते हैं, क्या तुम लोगों ने तनिष्क को अभी तक इसकी खबर दिया? शौर्य गुस्से में कहती है, भाई को कहने से कोई फायदा नहीं, उनको इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह तो चाहते ही हैं कि प्राची उनके लाइफ से दूर हो जाए और मैं नहीं चाहता कि प्राची के इस हालत में देख कोई सेलिब्रेट करे तो भैया को कुछ भी नहीं कहा जाएगा। शौर्य ने इतना कहा था कि तभी सामने से आते हुए तनिष्क दिखता है जिसके चारों ओर बॉडीगार्ड थे और साथ में उसके मैनेजर और असिस्टेंट भी आ रहे थे। इस वक्त तनिष्क के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसके वाइफ हॉस्पिटलाइज है जो 24 घंटे के अंदर होश में न आने पर कोमा में भी जा सकती है। तनिष्क को वहां देख सभी शॉक्ड हो जाते हैं और रुक्मणी जी पूछते हैं, तनिष्क को किसने खबर दिया? रिद्धि अपनी सर झुका के, वह आंटी, मैंने तनिष्क भैया को कॉल करके बताया। रिद्धि की बात सुनकर मिश्का और शौर्य गुस्से में रिद्धि को घूरने लगते हैं और रुक्मणी जी रिद्धि के सिर पर हाथ घुमा के, तुम छोटी हो पर फिर भी तुमने ये सही काम किया जो हम बड़े लोग नहीं कर पाए। और शौर्य, मिश्का, तुम दोनों को मैं कह रहा हूँ, याद रखना जो भी हो तनिष्क प्राची की पति है और उसे अपनी वाइफ की हालत के बारे में जानने का पूरा हक है। रुक्मणी जी की बात सुनकर मिश्का और शौर्य अपनी नजरें नीचे कर लेता है। वही तनिष्क एक एक नज़र सबको देख उस बोर्ड के अंदर चला जाता है, अंदर से डोर लॉक कर लेता है। तनिष्क के ऐसा करने से सभी चौंक जाते हैं और डोर के पास जाने को होता है तो तनिष्क के बॉडीगार्ड उनको रोकते हुए उनके सामने अपना सर झुका के खड़ा हो जाता है। तुम लोग हमें रोक रहे हो, तुम्हें पता है ना हम कौन हैं? रास्ते से हटो, आलोक जी ने तेज आवाज में कहा। सर मैम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बॉस ने हमें कहा है कि जब तक वह अंदर रहेंगे हम किसी को अंदर ना जाने दे और हम बस के ऑर्डर फॉलो करने पर मजबूर है। आई एम सॉरी पर हम आप लोगों को अंदर नहीं जाने दे सकते। तनिष्क का असिस्टेंट ऋचा उनके सामने आकर सिर झुकाकर बोली। आलोक जी, वह दोनों हस्बैंड वाइफ है और अभी तो प्राची सही हालत में है ही नहीं तो आप कुछ ना कहिए, चलिए हम घर चलते हैं। रुक्मणी जी ने आलोक जी के कंधे पर हाथ रखकर कहा। आलोक जी गुस्से में रुक्मणी जी के और पलट के उनके हाथ को अपने कंधे से हटकर गुस्से में पर धीरे से कहता है, ये सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ। मैंने पहले भी कहा था कि यह शादी मत होने दो और तुम्हें पता था इस शादी होने से तनिष्क तो सेव हो जाएगा पर प्राची की जान खतरे में आ जाएगी, पर फिर भी तुमने ये किया। इतना कहकर आलोक जी वहां से चले जाते हैं। वहीं आलोक जी की बात सुनकर रुक्मणी जी की आंखों में आंसू आ गए थे पर किसी तरह अपनी आंखों से आंसू पोंछ सभी को देख, सब चलो यहाँ से, बाद में हम प्राची से मिलने आएंगे। इतना कहकर रुक्मणी जी वहां से चले जाते हैं और रुक्मणी जी के पीछे पीछे बाकी सब भी चले जाते हैं। बस वहां पर तनिष्क का मैनेजर, असिस्टेंट और बॉडीगार्ड ही रहते हैं। सिद्धार्थ टीना के साथ क्या करेगा? क्या प्राची होश में आएगी? तनिष्क ने प्राची के पास आकर वार्ड के डोर क्यों बंद कर दिया? क्या वह प्राची को नुकसान पहुंचाएगा? एपिसोड 35, टीना की सपने टूटना और प्राची की फिर से बेहोश होना। अब आगे। तनिष्क प्राची के पास में बैठा था। उसने प्राची का एक हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़ रखा था और एकटक प्राची के चेहरे को देख रहा था। तनिष्क, जिसके चेहरे पर प्राची के लिए हमेशा गुस्सा दिखाता है, जिसका चेहरा ज्यादातर एक्सप्रेशन लेस रहते हैं, उसके चेहरे पर इस वक्त ना जाने कितने सारे एक्सप्रेशन थे। उसका वह आंखें जो हमेशा प्राची को देख गुस्से से लाल रहता है, उसमें इस वक्त आंसू था जो उसके आंखों में ठहरा हुआ था। अभी अगर तनिष्क को कोई देखता तो वह उसे पहचान ही नहीं पाता कि यह वही हर्टलेस बिजनेसमैन है जिसके डर से पूरी दुनिया कांपता है। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो प्राची? मैंने तुम्हें इतना हक किया फिर भी तुम मुझे छोड़ नहीं रहे हो। जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा तो मुझे लगा अब तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, पर तुम नहीं गए, उल्टा तुमने मुझसे सॉरी कहा। जो गलती तुमने किया ही नहीं, मैं उस थप्पड़ की लायक था। मैंने अपनी जान को इतना हक किया। आई एम सॉरी जान, पर तुम मुझे माफ मत करना। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे माफ कर दो। तुम मुझसे नफरत करो और इसी नफरत के चलते तुम मुझसे बहुत दूर चले जाओ ताकि मैं अगर चाहूँ भी तो भी तुम्हें ढूंढ ना पाऊँ और तुम सेफ रहो। ये सब मैं चाहता हूँ पर मेरा दिल चाहता है कि तुम मेरे पास रहो, मैं तुम्हें अपने पास रखूँ, लेकिन मेरा दिमाग वह ऐसा नहीं चाहता और मैं हमेशा अपने दिमाग का सुनता हूँ ना कि दिल का, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम मुझसे दूर हो जाओ। पर इतना भी नहीं, मैं तुम्हें सेफ देखना चाहता हूँ, प्लीज ठीक हो जाओ। तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो इस प्यार के लिए तुम्हें ठीक होना पड़ेगा। तनिष्क प्राची के हाथ को पकड़े उसके चेहरे को देखते हुए ये सब कह रहा था और उसकी आंखों से आंसू गिर रहा था। तनिष्क बहुत देर तक प्राची से बातें करता है और फिर प्राची के फोरहेड पर किस करता है और तनिष्क के ऐसा करते ही तनिष्क को फील होता है प्राची की उंगलियां हिल रही है।
तनिष्क प्राची के हाथों को देखता है तो प्राची अपनी उंगलियों को हिला रही थी, जिसे देख तनिष्क के चेहरे पर स्माइल आ जाता है और वह जल्दी से बोर्ड से बाहर जाकर डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर डॉक्टर जल्दी चलिए, प्राची को होश आ गई है। वही तनिष्क जब वार्ड से बाहर आता है तो इस वक्त भी उसके आंखों में आंसू था, पर साथ में उसके चेहरे पे चमक था। अपने बॉस को ऐसे देख वहां पर खड़े तनिष्क का बॉडीगार्ड, मैनेजर और असिस्टेंट की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। वह सभी एक दूसरे को देखते हैं तो कभी तनिष्क को। डॉक्टर जल्दी से बोर्ड में आकर प्राची को चेक करता है। तनिष्क वहीं पर खड़ा था। डॉक्टर मुस्कुराकर तनिष्क को देख, अब डरने की कोई बात नहीं है, मिसेस प्राची को होश आ गई है और वह अभी खतरे से बाहर है। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद तनिष्क प्राची को देखा है जो अभी सो रही थी, क्योंकि डॉक्टर ने प्राची को एक इंजेक्शन दिया था जिस वजह से प्राची 2 घंटे तक सोने वाली थी। तनिष्क फिर से आकर प्राची के पास बैठ जाता है और प्राची के हाथ को अपने हाथ में लेकर, तुम्हें मुझसे दूर जाना होगा प्राची, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हारी नज़रों में कितना ही क्यों ना गिरना पड़े, पर तुम्हें मुझसे दूर जाना होगा। इतना कहकर तनिष्क झुक के फिर से प्राची के फोरहेड पर किस करता है और हल्की सी प्राची के लिप्स को अपने लिप्स से टच कर वार्ड से बाहर निकल जाता है। कुछ दिन बीत गए थे। अब प्राची फिर से तनिष्क के रूप में ही रहने लगी थी, क्योंकि रुक्मणी जी ने तनिष्क को मना लिया था और प्राची को भी, पर प्राची के हॉस्पिटल से आने के बाद से उसने तनिष्क को नहीं देखी थी, क्योंकि तनिष्क सिटी से बाहर था। हॉस्पिटल में भी प्राची के होश आने के बाद तनिष्क उसे देखने नहीं गया था, पर प्राची को पता चल गई थी। जब वह बेहोश थी तब तनिष्क उसे देखने आया था और प्राची इसी बात से बहुत खुश थी। टीना और महेश जी प्राची को आकर देख गए थे। टीना 2 दिन यहाँ पर रुकी भी थी और फिर से अपने एग्जाम के लिए वह हॉस्टल चली गई। सुबह का वक्त, सिंघानिया में सिन तनिष्क के रूम में। प्राची क्लोजेट रूम से बाहर आती है। इस वक्त प्राची ने एक सिंपल सी सिल्क की पिंक कलर की साड़ी के साथ व्हाइट कलर की बैकलेस ब्लाउज पहनी हुई थी, गले में मंगलसूत्र, हाथों में लाल चूड़ियां प्राची को बहुत ही खूबसूरत बना रही थी, पर प्राची के इतनी खूबसूरत दिखने के बाद भी उसमें कुछ कमी सी लग रही थी। प्राची शीशे के सामने जाकर अपने मांग में सिंदूर पहनती है तो उसकी वह कमी भी पूरी हो जाती है। प्राची अपने बालों की कंघी करने लगती है, तभी उसकी फ़ोन रिंग करती है तो वह जाकर कॉल रिसीव करती है। कॉल रिसीव करते ही उधर से आवाज़ आती है, दी आपने मुझे ऑल द बेस्ट नहीं कहा, आज मेरी एग्जाम है दी, और वह भी लास्ट ईयर का। इसके बाद मैं भी आपकी तरह एक अच्छी डॉक्टर बनने वाली हूँ और आप हैं कि मुझे भूल ही गए। उधर से टीना ने नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा तो प्राची हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, मैं कहूँ या ना कहूँ मुझे पता है मेरी टीनू अपने कॉलेज में टॉप करेगी और मुझसे भी अच्छी डॉक्टर बनेगी। हाँ वो तो मैं बनूंगी ही, आप बताएं आपकी तबीयत कैसी है? अभी आप ठीक है ना? क्या जीजू घर वापस आए? उधर से टीना मुस्कुराकर कहा। टीना के पूछने पर प्राची के चेहरे पर थोड़ी घबराहट दिखने लगी। वह अपने मन में बोली, वह तो अभी तक नहीं आई, पर मुझे डर लग रही है। मम्मी ने कहा तो कि उन्होंने तनिष्क जी को मना लिया है, पर अगर वह गुस्सा करते हैं तो अब तो मैं ना इस रूम से जा पा रही हूँ और रहने में भी मुझे डर लग रही है। पता नहीं तनिष्क जी आएंगे तो कैसे रिएक्ट करेंगे। क्या हुआ दी, आप म्यूट क्यों हो गए? उधर से टीना ने कहा। टीना की बात सुनकर प्राची होश में आती है और कहती है, अरे म्यूट नहीं, तू अच्छे से अपनी एग्जाम दे और यह सब बातें मत सोच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठंडे दिमाग से एग्जाम देना, हड़बड़ी मत करना। ओके दी, जैसे आप कहे, टीना ने मुस्कुराकर कहा। टीना और प्राची कुछ देर बातें करते हैं और फिर दोनों ही कॉल कट कर देते हैं। कॉल कट होने के बाद प्राची मुस्कुराते हुए अपने रूम से बाहर हॉल की तरफ चली जाती है। सुबह के 10:30 टीना कॉलेज में अपनी सीट नंबर ढूंढ रही थी, पर उसे अपनी सीट नंबर नहीं मिल रही थी। टीना परेशान होकर क्लास में खड़े प्रोफेसर को देख, सर यहाँ पर तो मेरी सीट नंबर ही नहीं है। प्रोफेसर टीना को देख, हो सकता है तुम किसी और रूम में हो, तुम किसी और रूम में जाकर चेक करके आओ। प्रोफेसर जो टीना को बहुत अच्छे से पहचानती थी, क्योंकि टीना कॉलेज में सबसे अच्छी लड़की थी जो हमेशा टॉप करती थी, सबकी बात मानती थी, थोड़ी शरारती थी, पर उसकी शरारत सबको पसंद था। नहीं सर, मेरी यह रूम ही है, आप चाहे तो मेरी नंबर चेक करिए। इतना कहकर टीना प्रोफेसर के पास जाकर अपनी सीट नंबर दिखाती है तो प्रोफेसर भी जब चेक करते हैं तो टीना की यही रूम है, पर यहाँ पर टीना का सीट नंबर नहीं दिया गया। एक काम करो टीना, तुम जाकर प्रिंसिपल से बात करो, शायद कुछ मिस्टेक हो गए हो, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। इतना कहकर प्रोफेसर क्लास से बाहर निकल जाता है और टीना भी प्रोफेसर के पीछे पीछे जाने लगती है। कुछ देर बाद वह दोनों प्रिंसिपल के सामने खड़े थे। टीना की आंखों में आंसू थी जो अभी भी उसकी आंखों में ठहरे हुए थे। वह सामने प्रिंसिपल को देखते हुए कांपती आवाज में बोली, पर सर मैं एग्जाम क्यों नहीं दे सकती? मैंने टाइम से फ्रॉम एग्जाम पेमेंट सब कुछ सर। प्रिंसिपल अपने हाथ दिखाकर टीना को रोक, मेरे हाथ में कुछ नहीं है मिस टीना, मेरे ऊपर भी बहुत पावरफुल लोग हैं और मुझे ऊपर से प्रेशर आ रहा है, शायद आपने किसी को नाराज कर दिया हो, आप उस इंसान के पास जाइए जिसको आपने नाराज किया, शायद तब कुछ हो सके। टीना जिसकी आंखों में अभी तक आंसू ठहरे हुए थे वह उसके गालों में लुढ़क जाते हैं, पर सर मैं किसको नाराज किया?
माँ, ये तो आपको मुझसे बेहतर पता होगा, मुझे कैसे पता कि आपने किसको नाराज किया। पर मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आपके साथ इतना सब हुआ। आप अपने एग्जाम नहीं दे पाएंगे और आगे भी आप अपने मेडिकल की पढ़ाई को नहीं कर सकते। आप बहुत अच्छी स्टूडेंट हैं, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं यह आपके साथ कभी नहीं होने देता, पर मेरे हाथ में कुछ नहीं है। टीना अपनी हाथ जोड़ के रोते हुए, सर प्लीज़ ऐसा मत करिए, डॉक्टर बनना मेरा बचपन का सपना है और अगर मैं अपनी मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट नहीं करूंगी तो मेरा सारा सपना टूट जाएगा। प्लीज़ ऐसा मत करिए मेरे साथ प्लीज़। मैंने कहा ना आपको मिस टीना, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, प्रिंसिपल ने टीना को देख कहा। सर प्लीज अभी आप जा सकते हैं प्लीज। टीना की बात सुने बिना प्रिंसिपल टीना से नजरें हटाकर उसे बाहर जाने का इशारा करके कहा। टीना जिसके बचपन से यही सपना थी कि वह एक डॉक्टर बने और जब प्राची डॉक्टर बनी तो उसकी यह ड्रीम उसके लिए जिंदगी बन गई। वह किसी भी हाल में डॉक्टर बनना चाहती थी, लोगों की इलाज करना चाहती थी, पर आज उसकी सपना चकनाचूर हो गई थी। वह बस एग्जाम नहीं दे पाएगी यही बात नहीं थी, वह अब कभी भी मेडिकल की पढ़ाई कर ही नहीं पाएगी। टीना अपनी आंखों से आंसू पहुंच के लड़खड़ते कदमों से प्रिंसिपल के केबिन से बाहर निकल जाती है और सीधा चलने लगती है। इस वक्त टीना को खुद भी नहीं पता थी कि वह क्या कर रही है, कहाँ जा रही है। वह बस सीधा चलते जा रही थी। कॉलेज से बाहर आकर टीना सड़क पर चलने लगती है और कुछ दूर आकर एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। उसके आंखों से इस वक्त बेतहाशा आंसू बह रही थी, वह समझ ही नहीं पा रही थी कि अभी उसे क्या करना चाहिए। इससे हेल्प मांगनी चाहिए, और उसके साथ यह सब किसने किया और क्यों किया। वही घर में तनिष्क की दादा दादी आए हुए थे जो गांव में रहते हैं। उन दोनों को ही प्राची बेहद पसंद आई थी, जो सुंदर और सुशील थी। सभी एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे, तभी अचानक प्राची को वॉमिटिंग जैसी फील होती है और वह उठकर भागते हुए वहां से चली जाती है। प्राची को ऐसे जाते देख सभी टेंशन में जाते हुए प्राची को देखते हैं। प्राची को अचानक क्या हुआ, उसकी तबीयत क्यों खराब हो रही है। शौर्य ने जाते हुए प्राची को देख कहा। हाँ, प्राची को देखकर ऐसा लगा जैसे उसे वॉमिटिंग हो रही हो, इसलिए वह भागकर शायद वॉशरूम में गई है। मिश्का ने भी जाते हुए प्राची को देख, बहू की तबीयत खराब है और तुम सबको पता भी नहीं। दादाजी जो थोड़े कड़क सब आपके थे वह सबको देख बोले, पापा प्राची तो सुबह तक ठीक थी, आप दोनों ने ही देखा ऐसे अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। आलोक जी ने कहा, नहीं अंकल, कल रात को भी प्राची को ऐसे ही खाना खाते टाइम वॉमिटिंग हुई थी और फिर वह खाना खा ही नहीं पाए। रिद्धि ने आलोक जी को देख कहा। रिद्धि की बात सुनकर रुक्मणी जी कुछ सोचने लगे, तभी शौर्य ने कहा, तो तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया। कल तो मैं घर में नहीं था पर बाकी सब तो थे। हमें डॉक्टर को कॉल करना चाहिए, मैं अभी कॉल करता हूँ। इतना कहकर शौर्य उठकर साइड में चला जाता है। शौर्य के जाने के बाद सभी एक दूसरे से प्राची के बारे में बातें करने लगते हैं। तभी प्राची वहां पर आती है और सभी को देख, मुझे माफ करना, वह अचानक मुझे वॉमिटिंग होने लगी तो इसलिए मैं ऐसे उठकर चली गई। कोई बात नहीं बहू, तबीयत पर तो किसी का हाथ नहीं होता ना, पर तुमने बहुत गलत किया। तुम्हारी तबीयत खराब है और तुमने डॉक्टर को नहीं दिखाई, घर में भी किसी को नहीं कहा, दादी जी ने कहा। प्राची जिसकी चेहरा हल्का हल्का पीला पड़ चुकी थी वह सिर झुकाकर बोली, सॉरी दादी जी, पर वह बात नहीं है, कल रात से ही मेरी तबीयत थोड़ी खराब हुई है। शाह प्राची इतना कह ही रही थी तभी वह बेहोश होकर गिरने लगती है, पर प्राची फ्लो पर गिरती उससे पहले शौर्य जो डॉक्टर से बात करके आ चुका था वह प्राची को पकड़ लेता है और उसे गोद में उठाकर लिविंग रूम में ले आकर सोफे में लिटा देता है। प्राची के आसपास सभी घरवाले खड़े हो जाते हैं। इस वक्त प्राची के रुक्मणी जी के गोद में थे, सभी के चेहरे पर टेंशन साफ साफ दिख रही थी। दादाजी आलोक जी को देख, आलोक तनिष्क को कॉल करके जल्दी घर आने को बोल दो, बहू की यह हालत है, काम तो बाद में होता रहेगा। पापा कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी अभी वह सिटी से बाहर है तो वह जल्दी आ भी नहीं पाएगा, आलोक जी ने कहा। आलोक जी की बात सुनकर दादाजी कुछ कहते हैं उससे पहले उनके फैमिली डॉक्टर वहां आ जाते हैं। डॉक्टर को देख दादाजी कुछ नहीं कहते। डॉक्टर प्राची की चेक करते हैं, सभी टेंशन में डॉक्टर को देख रहे थे। डॉक्टर उठ खड़े होते हैं और सभी को देखते हैं। क्या हुआ डॉक्टर प्राची बेटा को, वह ठीक तो है ना, प्लीज आप बताएं, हमें बहुत टेंशन हो रहा है, आलोक जी ने डॉक्टर से पूछा। आलोक जी की बात सुनकर डॉक्टर फिर से सबको देखते हैं तो सभी डॉक्टर को ही देख रहे थे। उन सबके चेहरे पर टेंशन टाइम के साथ साथ बढ़ती ही जा रही थी। कौन है जिसने टीना के साथ ऐसा किया, क्या अब टीना की सपना कभी पूरी नहीं होगी, क्या हुआ है प्राची को।